एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज हम करने वाले स्टैट्स में नया चैप्टर दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सुपर इजी चैप्टर है, फटाफट से कंप्लीट कर देंगे आज ये चैप्टर। इससे पहले स्टैट्स होता क्या है हमने देखा, कलेक्शन ऑफ डाटा, मीन, मोड, मीडियन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, बहुत सारे चैप्टर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारे चैप्टर स्टैट्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आराम से जाके स्टैट्स कंप्लीट करो। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज चार्टिंग डाटा की, मतलब अब चार्ट्स के थ्रू हम डाटा प्रेजेंट करने वाले हैं। सुपर इजी है, ध्यान से चीज समझना, नोट्स मिलेंगे सो बस समझने पे ध्यान देना। चार्टिंग डाटा में क्या होता है, ध्यान से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं पहले एक इंट्रो पैरा होता है। कहते हैं चार्ट्स क्या करते हैं, कहते हैं चीजें इंटरेस्टिंग बना देते हैं। फिगर्स को देख के बहुत बोरिंग लगता है, चार्ट्स चीजों को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। प्लस इससे क्या होता है, जब चीजें इंटरेस्टिंग बन जाती है हमारा उसको देखने का मन करता है, उसको हम समझते हैं, प्लस हमें लॉन्ग टर्म तक वो चीजें याद रहती है अगर हम वो चीजें विजुअलाइज कर लें, अगर हमें वो चीजें पिक्चर की फॉर्म में मिल जाए। यही यहाँ पे सब लिखा है, फटाफट से रीड करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड अपीलिंग वेज इन विच डाटा में बी प्रेजेंटेड इज थ्रू चार्ट्स। चार्ट्स के थ्रू हम डाटा बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा। ये वर्ड आपने इंट्रोडक्शन में डालना है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। चाहे आप अपनी लैंग्वेज में चीजें लिखो लेकिन फिर भी उसमें कुछ वर्ड्स आपको डालने हैं अगर आपने उसको अच्छा बनाना है, मतलब अपने आंसर को इंपैक्टफुल बनाना है। तो कहते हैं ये क्या है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। जो किसी को चीज समझानी हो ना, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से हम जल्दी समझा पाते हैं। आगे चलते हैं। एज द नंबर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फिगर्स इंक्रीजेस दे बिकम्स मोर कंफ्यूजिंग। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं ये इतने परसेंट है, इतना परसेंट है, आप थोड़े टाइम बाद कंफ्यूज हो गए कितना क्या बताया था। लेकिन अगर फिगर दिखा दूं तो फिगर से आपको याद रहेगा किसका बार ऊपर था। ग्राफ दिखा दूं कि किसके वाला बार ऊपर था तो आपको इसका मैक्सिमम था। तो ग्राफ से चीजें हमें अच्छे से समझ आती हैं और अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं। ये लिखा देखो, दे बिकम मोर कंफ्यूजिंग थ्रू पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन एन इंटरेस्टिंग फॉर्म। अगर नंबर्स बताऊं वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूं किसी भी फिगर के थ्रू तो वो इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। नॉट ओनली दिस, सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बन जाते, चार्ट्स हैव ग्रेटर मेमोराइजिंग इफेक्ट। नंबर्स हमें ज्यादा याद नहीं रहते लेकिन चार्ट्स की वजह से मैंने कहा आपको याद रहेगा कि वो लाइन कहां तक जा रही है, इसका मेमोराइजिंग इफेक्ट रहता है। एज द इंप्रेशंस क्रिएटेड बाय देम लास्ट मच लॉन्गर देन दोस क्रिएटेड बाय द फिगर्स। फिगर्स ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहते लेकिन ग्राफ आपके माइंड में उसकी पिक्चर फॉर्म हो जाती है। हाँ ये वाला इसका वाला, मतलब बार बनवाऊंगे ना भी ग्राफ कि इसका वाला पॉइंट ऊपर था, इसका पॉइंट नीचे था, वो जल्दी माइंड में चीजें बैठती है, नंबर्स माइंड में जल्दी नहीं बैठते। ये इंट्रोडक्शन में लिखे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब आ जाओ चार्ट। चार्ट में दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक डायग्राम पढ़ने वाले हैं और एक ग्राफ। डायग्राम भी अच्छे से समझाऊंगी, ग्राफ भी अच्छे से समझाऊंगी। जब चार्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, चैप्टर के एंड में मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी। फ्लो चार्ट समझ लो कि ऐसे टिप्स पे चीजें करवा दूंगी कि आपको समझ आ जाएगा चार्टिंग डाटा में करा क्या, इसमें चार्ट वाले पोर्शन में सारा हमने किया क्या। लास्ट में फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, आराम से चीजें बस एक एक करके टर्म समझते जाओ यहाँ पे, ठीक है। परेशान नहीं होना, टर्म्स ज्यादा है बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो पहला क्या है, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। दो चीजें पढ़नी है चार्ट के अंदर। विल स्टार्ट विद डायग्राम्स। पहले डायग्राम से चीजें समझेंगे। डायग्राम के अंदर क्या आता है, डायग्राम के अंदर हमारे पास आता है पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ्स हो गया, कार्टोग्राम्स हो गया, पिक्टोग्राम्स हो गए, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। एक एक करके चीजें समझेंगे। स्टार्ट करते हैं डायग्राम्स। पहले डायग्राम्स बोले तो पहले उसके बारे में चीजें देख लेते हैं। कहते हैं रूल्स क्या है, पहले डायग्राम बनाने के रूल समझ लो। पहला रूल क्या है कि उसमें टाइटल होना चाहिए। जैसे हमारे पास टेबुलेशन में सबसे पहली चीज क्या थी कि टेबल का हमारे पास टाइटल होना चाहिए, ऐसे ही चार्ट का भी टाइटल होना चाहिए कि ये चार्ट किसके बारे में। ये बिल्कुल सेम टेबल वाला है कि इसमें जो है आपने शॉर्ट में लिखने की कोशिश करनी है टाइटल, लेकिन शॉर्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको समझना है, ठीक है। शॉर्ट लिखो लेकिन वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होना चाहिए। तो टाइटल में बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो आप जो हमने टेबल में पढ़ा था वही सब यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट देखो, प्रोपोर्शन बिटवीन विड्थ एंड हाइट। जब हम डायग्राम बनाते हैं हर चीज मायने रखती है, विड्थ कितनी है उसकी, हाइट कितनी है, इनका प्रोपोर्शन, इनका तालमेल होना जरूरी है, तभी जो आपका डायग्राम है वो प्रेजेंटेबल लगेगा। यही लिखा है। अब प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द डायग्राम शुड बी मेंटेन। अच्छे से मेंटेन करो। इफ आइदर द हाइट और विड्थ इज टू शॉर्ट और टू लॉन्ग इन प्रोपोर्शन द डायग्राम वुड गिव एन
देन अगली लुक। अगर देखो मुझे बार ग्राफ भी बनाना है, मैंने उसकी हाइट तो बहुत लंबी कर दी लेकिन उसकी जो विड्थ है वो कम करी, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर प्रॉपर ऐसे बने होंगे दैट विल लुक गुड। तो ये आपने विड्थ और जो उसकी हाइट है दोनों चीजों का ध्यान रखना है जब आप डायग्राम्स बना रहे हो। ठीक है, टाइटल हो गया, प्रोपोर्शन बिटवीन विड्थ एंड हाइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्केल। स्केल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आप ग्राफ्स बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे, जो यहाँ पे स्केल्स होंगे, आप यहाँ पे 10, 20 लो या फिर 5 लो या 10 लो, ऐसे ग्राफ मतलब आपने नंबर्स लेने हैं, ऐसे नहीं 1, 3, 5, 7, इनको अवॉइड करना है। मल्टीपल ऑफ 5 ले सकते हो, वो आपका काम इजी बना देंगे। द स्केल शोइंग द वैल्यूज शुड बी इन इवन नंबर्स और इन मल्टीपल्स ऑफ 5 और 10। एग्जाम्पल क्या है, 25 दिस, ये वैल्यू होनी चाहिए। ओड वैल्यूज लाइक दिस, ओड आएगा यहाँ पे, दिस शुड बी अवॉइडेड। ओड वैल्यूज नहीं लेनी, यहाँ पे कोशिश करो जो आप स्केल बनाओगे इवन वैल्यूज का बनाओ, मल्टीपल ऑफ 5 स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट देखो फुटनोट्स। फुटनोट्स जैसे टेबल में करते थे, अगर कुछ आपको लगता है कि डायग्राम में मुझे अच्छे से प्रेजेंट करना है, अच्छे से चीजें बतानी है जो अभी वहां पे अच्छे से नहीं बताएगी, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो आप फुटनोट बिल्कुल नीचे डायग्राम के बताते हो। जैसे डायग्राम खत्म हो गया, नीचे आप अपना फुटनोट डाल सकते हो कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए जो डायग्राम के लिए जरूरी है। इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई सर्टेन पॉइंट्स अबाउट द डायग्राम, फुटनोट्स में बी गिवन इन द बॉटम ऑफ द डायग्राम। जैसे टेबल में फुटनोट था। आगे चलते हैं, इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यहाँ पे ग्राफ्स बना रहे होगे, डायग्राम्स बना रहे होगे, उसमें शेडिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको बताना है ये शेडिंग किसके लिए है। जैसे मान लो ये मैंने ली शुगर के लिए ले शेडिंग, ये शुगर की कंजम्पशन बता रहा है। मान लो अगली मैंने डॉट डॉट वाली शेडिंग ली, ये मेरे को बता रहा है राइस की कंजम्पशन। तो आपने इंडेक्स जरूर बनाना है कि जो भी शेडिंग्स आप कर रहे हो डायग्राम के अंदर, वो शेडिंग्स क्या बता रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स। एन इंडेक्स इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस और डिफरेंट शेड्स कलर शुड बी गिवन सो दैट द रीडर कैन इजिली मेक आउट द मीनिंग ऑफ द डायग्राम, की उसको रीडर जो पढ़ रहा है उसको समझ आ पाए डायग्राम का मीनिंग। तो वो भी आपने इंडेक्स वहां पे मेंशन करना है कि देख के ये नहीं बस लाइंस लगा दी शेडिंग कर दी, नहीं, ये बताओ ये शेडिंग पर्टिकुलर किसके लिए, ये शेडिंग किसके लिए, तो पढ़ने वाले को वो चीज इजी रहती है। तो टाइटल भी देना है, प्रोपोर्शन का भी ध्यान रखना है, सिलेक्शन भी करनी है किसकी, एप्रोप्रिएट स्केल की, फुटनोट्स, इंडेक्स, इस सारी चीजों का ध्यान रखना है जब भी आपको डायग्राम बनाना। नेक्स्ट इज नीटनेस एंड क्लीननेस, मतलब डायग्राम्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि कहां से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, स्केल कहां से स्टार्ट हो रहा है, उसका विड्थ सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट देखो सिंप्लिसिटी, आपकी जो डायग्राम है वो सिंप्लिसिटी होना चाहिए। मतलब एक डायग्राम में 5 से 10 चीजें बता दी बहुत है, यानी एक डायग्राम में इतनी सारी चीजें बताने में लग गया कि डायग्राम जो है वो इंफॉर्मेशन के साथ ओवरलोडेड हो गया और सामने वाले को कंफ्यूजिंग लग रहा है वो डायग्राम। तो डायग्राम को सिंपल भी रखना है, उतनी ही इंफॉर्मेशन डालनी है कि सामने वाले को इजीली समझ आए। अगर ज्यादा लाइंस, ज्यादा शेडिंग अगर डायग्राम में होगी तो सामने वाले को चीजें समझ नहीं आएंगी। ये लिखा है, डायग्राम शुड बी सिंपल एज पॉसिबल सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड देयर मीनिंग क्लियरली। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इट इज इंपॉर्टेंट दैट टू मच मटेरियल शुड नॉट बी लोडेड इन अ सिंगल डायग्राम। सिंगल डायग्राम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डालनी, अदरवाइज इट में बिकम टू कंफ्यूजिंग। वो क्या बन जाएगा, वो कंफ्यूजिंग बन जाएगा डायग्राम। अगर उसमें नेसेसरी मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है जितने भी डायग्राम बनाने। क्लियर है ये चीज, चले आगे पक्का। चलिए फिर आराम से सुनो, आराम से चीजें, बिल्कुल चिल माइंड। मतलब ये सबसे इजी पोर्शन है, चाहे इसमें थोड़ी टर्म ज्यादा है पर सबसे इजी पोर्शन जितने हम 2 करके आए। आगे देखो टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, हम कर रहे हैं चार्ट। ठीक है, चार्ट के अंदर हम डायग्राम्स वाला पोर्शन है और कौन सा पोर्शन है, ग्राफ वाला पोर्शन है। हम डायग्राम्स कर रहे हैं, डायग्राम्स के भी आगे टाइप्स हैं वो देखने वाले। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स देखते हैं। 3 तरह के डायग्राम्स होते हैं। नंबर 1 1 डायमेंशनल डायग्राम, नंबर 2 2 डायमेंशनल एंड दैट इज पिक्टोग्राम्स एंड कार्टोग्राम्स। ये 3 तरह के हमारे पास डायग्राम्स है। ठीक है, 1 डायमेंशनल में क्या होने वाला है, सुपर इजी है, बहुत अच्छे समझना। 1 डायमेंशनल में सिर्फ हम लेंथ को प्रेफरेंस दे रहे होंगे, विड्थ को नहीं। मतलब लेंथ बनानी है जितनी भी, आगे समझाती हूँ। हम सिर्फ लेंथ को कि कहां तक मेरा ग्राफ जा रहा है, कहां तक मेरी वैल्यू जा रही है, वहां हम लेंथ को देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल में हम लेंथ को भी देंगे तवज्जो और विड्थ को भी देंगे। ये आगे समझाऊंगी अच्छे से, बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ। 1 डायमेंशनल मतलब सिर्फ लेंथ का ध्यान देना है कि लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ का भी देंगे, विड्थ का भी देंगे। ये तो है
पिक्टोग्राम फोटो करने वाले हैं हम, इसमें फोटो हम क्लिक नहीं करेंगे, फोटोज लगाएंगे, फोटो के थ्रू चीजें समझेंगे। अभी ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आ जाओ वन डायमेंशनल डायग्राम्स। वन डायमेंशनल डायग्राम्स को बार डायग्राम्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अब इंट्रोडक्शन में देखते हैं, बहुत ध्यान से चीज समझना। ये है वन डायमेंशनल डायग्राम की इंट्रोडक्शन, ध्यान से चीज समझना। पहले हम यहां से समझ लेते हैं, फिर थ्योरी पे आएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से चीज समझना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक बार टाइप चीजें दिख रही है, इसको बोला जाता है बार। इसीलिए वन डायमेंशनल डायग्राम्स को बार डायग्राम बोला जाता है, क्योंकि जब इनको बनाया जाता है इसमें ऐसे बार्स बने होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, बार्स। एक सिंपल लाइन नहीं बनी हुई, एक पॉइंट नहीं बना हुआ वैल्यू पे, एक बार बने हुए, इसलिए वन डायमेंशनल डायग्राम्स को बार डायग्राम बोला जाता है। अब वन डायमेंशनल डायग्राम में मैंने क्या बोला था कि इसमें लेंथ होती है, विड्थ की कोई वैल्यू नहीं होती। क्या होता है, लेंथ इंपॉर्टेंट होती है। मतलब किसी ने कहा कि 2007 से 8 में वैल्यू थी 1213, मैंने यहां से 1213 पे जाके रोक दिया, मतलब मैं लेंथ में इंटरेस्टेड हूं। फिर ये बार्स क्यों बने, ये इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक लाइन ना लगा के मैंने ऐसे बार्स बना दिए। इस विड्थ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बनाए गए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए बनाए गए। तो ये क्या है, बार डायग्राम्स, वन डायमेंशनल डायग्राम्स। जब इंपॉर्टेंट क्या है 1213 तक जाना। अब लाइन तो इतनी अट्रैक्टिव लगती नहीं, तो इसके ऐसे स्लैब्स बना दिए गए, बार बना दिए गए, ताकि ये देखने से अच्छी लगे। 1514 मैं यहां से देखा, 1514 तक गई यहाँ पे देख के, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या बना दिए, बार बना दिए। सिमिलरली 1789 देखा और क्या बना दिए, बार बना दिए। इन्हें बोला जाता है वन डायमेंशनल डायग्राम भी बोलते हैं, या फिर बार डायग्राम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बार्स बने होते हैं। ये चीज क्लियर है, वर्ड से रीड कर लेते हैं थ्योरी, ताकि जब आप ये पीपीटी पीडीएफ देख रहे हो तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। बार डायग्राम्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायग्राम्स यूज्ड इन प्रैक्टिस। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है क्योंकि इजी है। अब बार इज अ थिक लाइन whose width is shown merely for attention। बार कहते हैं कोई ऐसी, मतलब कोई अलग सी चीज नहीं है, बस हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एक थोड़ी ज्यादा विड्थ वाली लाइन बना देते हैं। लाइन सिंपल ही होती है, विड्थ वाली लाइन मतलब ये विड्थ वाली लाइन बना देते हैं ताकि वो क्या बने, अटेंशन, उस पर हमारा ध्यान जाए, ग्राफ पे हमारा, मतलब सॉरी डायग्राम पे हमारा दूर से ध्यान जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा थिक कर देते हैं। दे आर कॉल्ड वन डायमेंशनल बिकॉज इट इज ओनली द लेंथ ऑफ द बार दैट मैटर्स एंड नॉट द विड्थ। क्योंकि विड्थ क्या है, सेम है सबकी, विड्थ तो अलग अलग नहीं हो रही मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो लेंथ इंपॉर्टेंट है, विड्थ नहीं। लेंथ सबकी चेंज हो रही है, विड्थ नहीं, इसलिए ये क्या है, वन डायमेंशनल डायग्राम है। आगे देखो क्या लिखा है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज लाइंस मे बी ड्रॉन इंस्टेड ऑफ बार्स टू इकोनोमाइज स्पेस। कहने का मतलब ठीक है हम बार्स बना रहे हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं इसकी विड्थ इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसकी विड्थ बना रहे हैं, लेकिन ये इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमारे पास ज्यादा वैल्यूज आ जाए, यहाँ पे 3 ही हमें चाहिए थी, 3 हमने बार्स बना लिए, लेकिन ऐसे अगर 3 नहीं हमें 15, 10, 15 इतनी बनानी पड़े, तो हम जगह बचाने के लिए जरूरी नहीं है कि इतनी थिक लाइन बनाए, हम सिंपल ये वाली लाइन से भी डाटा शो कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ बनाना है तो मैं सिर्फ एक लाइन से भी डाटा शो कर सकती हूँ। अगर एक ही डायग्राम में मुझे बहुत सारा डाटा दिखाना है, 10 से 15, यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें दिखाई हैं, इसलिए यहाँ पे हम थिक बना सकते हैं। लेकिन जगह बचाने के लिए अगर ज्यादा डाटा भी शो करना है तो हम लाइन से भी शो कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है, पक्का। चलते आगे, क्योंकि लेंथ इंपॉर्टेंट है ना, तो लाइन से लेंथ तो मिल रही है, विड्थ की इंपॉर्टेंस है नहीं, वो सिर्फ उसको सुंदर दिखाने के लिए। आगे मेरिट्स देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं मेरिट्स, दे आर इजिली अंडरस्टूड। ये बहुत इजीली हम समझ सकते हैं चीजें, ठीक है, क्योंकि देखो ना हमें ये डायग्राम्स माइंड में भी जल्दी रहते हैं, हमें इसकी फॉर्मेशन, अच्छा कुछ माइंड में रहे ना रहे, आपके माइंड में ये तो रहेगा कि इसकी लास्ट वाले की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना, ये तो माइंड में पक्का रहेगा, और कुछ चाहे माइंड में रहे कि लास्ट वाला बार सबसे ऊपर था, तो ये क्या है, इजिली हम इस चीजों को समझ सकते हैं, और यहाँ वैल्यूज भी लिखी होती हैं, चीजें आसान हो जाती। दे आर सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट टू मेक, बनाना भी आसान है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टू बी कंपेयर्ड, दे आर द ओनली फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ देख के बता सकते हैं। देखो अगर मुझे सेल्स बतानी है, मुझे पता है यहीं से लग रहा है, कुछ भी डाटा नहीं पढ़ना कि 2009 से 10 में सबसे ज्यादा टर्नओवर है, सबसे ज्यादा सेल्स है, कोई मैंने डाटा नहीं पढ़ा, सिर्फ इन बार्स को देख के बता दिया। तो इन डायग्राम्स की हेल्प से चीजें कंपेयर करनी बहुत ईजी हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट वन डायमेंशनल डायग्राम, इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या चीजें है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसकी ये बार डायग्राम्स बनते कैसे, बहुत ध्यान से चीज समझना। नंबर 1, द विड्थ शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट
द डायग्राम की जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए डायग्राम, पूरे डायग्राम में। मतलब जो ये विड्थ है, जैसे यहाँ पे ये विड्थ क्या है, इक्वल है। तो जो चाहे हम अट्रैक्शन के लिए क्यों ना बना रहे हो ये वाली विड्थ, लेकिन क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए, कोई भी बड़ी या ज्यादा नहीं हो सकती। आगे देखते हैं, आगे लिखे द गैप बिटवीन वन बार एंड अनदर बार शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जो इनके बीच का गैप है ये वाला, ये भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेंथ में इंटरेस्टेड है, लेकिन इसको अच्छा भी तो दिखाना है। ये वाली भी सेम साइज की होनी चाहिए और इनके बीच का ये वाला विड्थ भी, गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, बार्स मे बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी आपने फिगर देखा, बार्स ऐसे ऐसे बन रखे हैं, लेकिन आप बार्स ऐसे वाले भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल बार्स भी बना सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, वर्टिकल बार्स शुड बी प्रेफर्ड बिकॉज दे गिव अ बेटर लुक एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। क्योंकि कहते हैं वर्टिकल बार्स ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो दिखने में भी ठीक लगता है और हमें चीजें भी जल्दी समझ आती हैं। आगे देखो, while constructing the bar diagram it is desirable to write the respective figures at the end of each bar so that the reader can know the precise value without looking at the scale। कहते हैं जब आप बनाते हो ये वाले बार डायग्राम तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखी होनी बहुत जरूरी है, दैट इज 1 2 1 3 1 5 1 4। यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी बहुत जरूरी है, इससे सामने वाले को ये स्केल भी नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ यही देख के वो एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता है। तो चार चीजें माइंड में रखनी है कि इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए, इनके गैप सेम होने चाहिए, वर्टिकल भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, एंड लास्ट में ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, सामने वाले को स्केल ना देखना पड़े, इजीली चीजें समझ आ जाए। तो बार डायग्राम बनाते हुए ये चार चीजें आपने माइंड में रखनी है। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। अब दोबारा देखो, मैं साथ साथ चीजें बता रही हूँ। चार्ट्स का हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल किया। चार्ट्स में दो चीजें थी, फटाफट में साथ साथ बोलो, डायग्राम और बार, ठीक है। डायग्राम कितने तरह के हैं हमारे पास, तीन तरह के हैं, 1D 2D एंड पिक्टोग्राम्स वाले, ठीक है। अब समझ गए। 1D के अंदर आते हैं, 1D के अंदर अपने कितने पार्ट्स हैं, दैट इज 6 पार्ट्स हैं। ये साथ साथ अगर मैं चार्ट दिखाती चलूंगी ना, फ्लो चार्ट सा, तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। तो हम डायग्राम के अंदर आ गए, डायग्राम के अंदर आए तो 1D में आ गए, 1D के भी आगे 6 पार्ट्स हैं, बस आगे और पार्ट्स नहीं है। क्या है, 6 पार्ट्स है। सिंपल बार डायग्राम्स होते हैं, सब डिवाइडेड, मल्टीपल, परसेंटेज, डेविएशन, ब्रोकन, और इतने ईजी, इतने आपको अच्छे से मजा आएगा इन्हें पढ़ने में, बहुत ईजी है। देखो करते हैं। फर्स्ट वाला है सिंपल बार डायग्राम। आप कहोगे बस हम इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो गया, बहुत ईजी है। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, जैसे हमने बार डायग्राम पढ़ा ना अभी, जो इंट्रोडक्शन पढ़ा, बस वही कि यहाँ पे वही सारी चीजें कि लेंथ मैटर करती है, विड्थ मैटर नहीं करती, और सारा यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, कोई इसमें चेंज नहीं है। जो हमने बार डायग्राम की इंट्रोडक्शन में पढ़ा वही सिंपल बार डायग्राम है। डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओनली वन वेरिएबल। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, ओनली वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की बात हो रही है। वेरिएबल मतलब यहाँ पे हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इस ईयर का सिर्फ टर्नओवर ही बता रही हूँ, और कोई चीज ये वाला जो ग्राफ है, सॉरी ये वाला जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो एक ही वेरिएबल की बात हो, उसे क्या बोला जाता है, सिंपल बार डायग्राम। आगे देखो, फॉर एग्जांपल द फिगर फॉर सेल्स, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें बताते हैं। वेरियस ईयर्स मे बी शोन बाय मींस ऑफ अ सिंपल बार डायग्राम्स। कहते हैं यहाँ वेरिएबल एक होना चाहिए, बात सिर्फ किसकी हो रही है, टर्नओवर की, और किसी चीज की बात नहीं हो रही, वेरिएबल एक होना चाहिए, लेकिन अलग अलग ईयर्स के बारे में हम चीजें शो कर सकते हैं। आगे देखो, सिंस द बार्स आर ऑफ सेम विड्थ एंड ओनली द लेंथ वेरीज, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द रीडर टू स्टडी द रिलेशनशिप। उसको सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखना है कि कहाँ लेंथ जा रही है, विड्थ पे तो ध्यान रखना ही नहीं। जब एक ही चीज पे ध्यान रखना है, इसको पढ़ते हुए, इसको देखते हुए, तो रीडर के लिए चीजें इजी हो जाती। क्लियर, देखो फर्स्ट हो भी गया, बहुत ध्यान से चीज समझना। सिंपल बार डायग्राम मतलब एक वर्ड में बताना हो तो वन वेरिएबल के लिए होता है, सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में पता लगता है। ये एक वर्ड से पूरी चीजें आपको सिंपल बार डायग्राम्स की याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड वन इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। ध्यान समझो, यहाँ पे बार डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसके पार्ट्स हुए ना, यहाँ पे पार्ट्स बिल्कुल हुए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2007 से 2008 में पेंसिल की कितनी सेल्स हुई, वो ये हमारा ब्लू वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। पेन की कितनी सेल हुई, वो ये वाला कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। इरेजर की कितनी हुई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही बार में मैं 3 चीजों की सेल्स बता रही हूँ, टोटल डिवाइड करके बता रही हूँ। देखो यहाँ पे 1 2 1 3 थी ना, लिखना है, यहाँ पे मिसिंग हो गया, आपने लिखना है, ठीक है। 1 2 1 3 थी यहाँ पे, बिल्कुल। अब उसको मैंने डिवाइड करके बताया कि अगर सेल 1 2 1 3, टर्नओवर अगर 1 2 1 3 था, तो कैसे आया, पेंसिल से कितना आया, इरेजर से कितना आया, पेन से कितना आया, मतलब जो भी लिखा है यहाँ पे, है ना।
तो वो हम पूरे बार डायग्राम को, जो भी हमारी जो थिक सी बार है, अगर उसको हम डिवाइड करके पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसका पोर्शन कितना है, उसको बोला जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आप कहोगे मैम एग्जाम में चीजें बनानी है, यस, अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ ये अपना बना दोगे, पेंसिल लेना, आराम से चीजें यहाँ पे प्रेजेंट करना और प्रॉपर बना के आना। इसमें जरूरी नहीं यही नंबर्स लेने, अपने आप एग्जांपल्स बना सकते हो। आप यहाँ पे 100 ले लेना, ठीक है, 100 लिया, इसको दिखा देना 60, ठीक है, इसको दिखा देना यहाँ पे 30, या फिर दिखा दो 40 बचा ना, यहाँ पे दिखा दो 30, इसको दिखा दो 10, ऐसे करके शो कराना। जरूर थोड़े इतने बड़े बड़े नंबर लेने, अपने आप एग्जाम्पल बना के 100 को 3 में तोड़ दिया, यहाँ पे 120 ले लेना, किसी 3 में तोड़ देना अपने अकॉर्डिंग, तो आप ऐसे शो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पेन इरेजर लिया, आप व्हीट राइस कुछ भी ले लेना, लेकिन अपने आप एग्जाम्पल बना पाओगे अगर चीजें समझ आएंगी, ठीक है। ऊपर टाइटल जरूर देना है, ये सारी चीजें जरूर बतानी है। अगर आप वहां पे डिफरेंट कलर तो यूज नहीं करोगे, आप एक शेडिंग ये वाले यूज कर लेना, एक में डॉट्स लगा लेना, एक में ऐसे चेक सा बना लेना, जैसे आपको बनाना है तो आप वहां पे शेडिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंडेक्स जरूर बनाना है कि कौन सी शेडिंग क्या रिप्रेजेंट करे, ठीक है। पढ़ लें फटाफट से। दीज डायग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ द टोटल। टोटल के वेरियस पार्ट्स बताता है, मतलब टोटल तो था 1 2 1 3 यहाँ पे, लेकिन उसने क्या किया, उसके पार्ट्स बता दिए। While constructing such a diagram, the various components in each bar should be kept in the same order। मतलब अगर यहाँ पे आपने नीचे पेंसिल शो करी है तो बाकी डायग्राम में भी नीचे पेंसिल ही शो करनी है। तो आप जो डिवाइड भी कर रहे हो उनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, पहले पेंसिल आ रही है, फिर पेन, फिर इरेजर, इधर भी पेंसिल पेन इरेजर, ऐसे ऑर्डर में डिवाइड करना है। आगे देखो, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स इट इज यूजफुल टू यूज डिफरेंट शेड्स और कलर। शेड्स यूज कर सकते हो, कलर यूज कर सकते हो, शेडिंग मतलब डिफरेंट टाइप की कर सकते हो। इंडेक्स और की शुड बी गिवन, इंडेक्स देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। द सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी। एक बात बताओ, अगर मैं जो भी नया ये मतलब जैसे मैंने सब डिवाइडेड बार डायग्राम आपको बताया, अपनी लैंग्वेज में जो चीजें समझाई, क्या आप लिख सकते हो ना पेपर में जाके अपनी लैंग्वेज में, वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। तो जैसे ही मैं अगले डायग्राम पे जाती हूँ, जो आपको पहले 10 सेकंड 15 सेकंड में चीजें बताती हूँ, उसको ध्यान से समझो, वही थ्योरी में लिखा हुआ है। आगे देखो, सब डिवाइडेड बार डायग्राम शुड नॉट बी यूज्ड, कहां यूज नहीं करने चाहिए, वेयर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मोर देन 10 और 12। अगर ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए तो चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो ये देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये तो हर एक में आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 10 और 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए वो कंपोनेंट्स, क्या हो जाए डायग्राम, क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये आप हर चीज में रिपीट कर रहे हैं कि ये वर्टिकल भी बना सकते हैं, सिंपल में भी हमने करा, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं सब डिवाइडेड में, तो डायग्राम में आप ये चीजें लिख सकते हो, ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी। कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। The diagram would be overloaded with information and cannot be easily compared and understood। कितनी बार ये लाइन पढ़ चुके हैं, तो कुछ लाइन्स तो रिपीट हो रही हैं जो आप आराम से पेपर में जाके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, पक्का। नेक्स्ट देखो, सब डिवाइडेड के बाद मल्टीपल बार डायग्राम्स, वो इंपॉर्टेंट 15 सेकंड अब स्टार्ट हो रहे हैं। मल्टीपल बार डायग्राम्स का मतलब एक ही ईयर के लिए एक चीज नहीं, उससे ज्यादा चीजें बताई गई है। यहाँ पे देखो उसने ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया, यहाँ पे उसने प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, रिटेन प्रॉफिट, सारा कुछ बता रहा है। तो आपने ये सेम एग्जांपल नहीं लिखना, अपनी मर्जी से बना सकते हो, चीजें समझो। एक सेम ईयर के लिए बहुत सारी चीजें एक साथ बताई जाती हैं, उसको बोला जाता है मल्टीपल बार डायग्राम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सेम ईयर का बनाया, ठीक है, ये पहला वाला बनाया, दूसरे वाला, आप इसमें डिफरेंट शेडिंग कर दो। शेडिंग करने के बाद आपने यहाँ पे इंडेक्स जरूर देना है कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब देखो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, ये सारी चीजें लिखी गई हैं, 2 ईयर्स के लिए चीजें दी गई हैं। ऊपर एक टाइटल भी दिया गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर प्रॉफिट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया, तो इसको बोला जाता है मल्टीपल बार, एक से ज्यादा बार बने हुए सेम ईयर के लिए, इसको बोला जाता है मल्टीपल बार डायग्राम्स। 15 सेकंड्स हो गए होंगे, अब आ जाते हैं फटाफट से थ्योरी पे। यही सारी चीजें यहाँ लिखी होती है। इन मल्टीपल बार डायग्राम्स 2 और मोर सेट्स ऑफ इंटररिलेटेड डाटा आर रिप्रेजेंटेड। जो भी आपको दिया होते हैं चीजें, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो जो भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाए वो एक से ज्यादा चीजें जो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तब ये वाला हमारा मल्टीपल डायग्राम, बार डायग्राम यूज होता है। द टेक्निक ऑफ ड्रॉइंग सच अ डायग्राम इज द सेम एज दैट ऑफ सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम जैसे बनाए थे वैसा ही बनाना है। ओनली डिफरेंस इज दैट सिंस मोर देन वन फिनोमेनन इज रिप्रेजेंटेड, डिफरेंट शेड्स, कलर्स, डॉट्स, क्रॉसिंग्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बार्स। एक ईयर के लिए 4 चीजें शो हो रही हैं, तो इनमें आपने डिफरेंस दिखाना है और साथ में इंडेक्स जरूर
जरूर देखना है, मतलब दिखाना है कि किस चीज के लिए क्या शेडिंग है। क्लियर हो गई चीज? बस ये सारी चीजें। चले आगे, पक्का? चलो देखो, तो अब ना इसमें अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मल्टीपल चीजें दिखानी एक सिंगल, एक सेम टाइम पीरियड के लिए, तब हम मल्टीपल बार डायग्राम्स यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कर लिया हमने? सिंपल वाला कर लिया। दूसरा कौन सा करा? सेकंड वाला कौन सा करा? दैट इज सब डिवाइडेड किया। थर्ड कौन सा कर रहे हैं? मल्टीपल बार डायग्राम्स। अगर आपको नाम भी क्लास में याद होगे ना, अपने आप मीनिंग क्लियर होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज परसेंटेज बार डायग्राम। सुपर इजी, ध्यान से समझना। ये बार डायग्राम्स कैसे होते हैं? इसमें जितनी भी लेंथ होती है ना वो 100 होती है। सबकी लेंथ कितनी होती है? सेम होती है। लेकिन जो ये लेंथ होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2007 और 8 में पेंसिल की परसेंटेज कितनी सेल हुई? 24.7%। पेन की कितनी? 33.4%। और यहाँ पे इरेजर की कितनी? 41 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे आपने पूरे बार में शो करना होता है किसकी कितनी परसेंट की। अभी सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स भी किए थे, उसमें भी ऐसे पार्टीशन बनाई थी, लेकिन उसमें जो टोटल लेंथ थी वो लिखते थे 1 2 1 3, पूरा 100 तक नहीं जाता था। इसमें 100% तक जाता है अगर परसेंटेज बार डायग्राम्स होते हैं। आप कहोगे मैम आप पेपर में ही कैसे बनाएंगे, पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे? नहीं, पेपर में बहुत सिंपल वे में बना सकते हो। आपको एग्जांपल शो करना है ना, आप क्या करो, यहाँ 0% से लेकर 100% तक शो रखा है। यहाँ 24.7% था, फिर उसमें आप 33.4% ऐड करोगे, यहाँ तक पहुंच के ऐसे ये बनते हैं, आगे ऐड होते जाते हैं। ये 33.4 कैसे है? देखो 24.7 में मैंने 33 पॉइंट ऐड करा, तब मैं यहाँ 60 के आसपास पहुंच गई। ठीक है, ऐसे ये बार मतलब डायग्राम्स बनते हैं। अब देखो आपने कैसे करना है। आपने एक बार डायग्राम बनाया 100 तक, ठीक है, आपने जरूर तुमने पॉइंट में लेना है। आप क्या करो, पहली वाली बार ना 20% पे बना दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहली वाली बार कहाँ बना देते हैं? 20% पे बना देते हैं। दूसरी वाली किस पे बना दो? 60 पे बना दो। बना दी, 20% है ये, है ना? 20 से 60 जा रहे हैं, मतलब ये कितना है? 40%। यहाँ पे 20 था ना, 20 से अगली कहाँ है? ये 20 से 60 तक है। 20 से 60 में कितना बढ़ा? 40% बढ़ा। अब आगे 60 से 100 में कितना बढ़ा? 40% बढ़ा। तो आप ऐसे पूरे नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं है ये पॉइंट में लेना 24.7 33.4, ऐसे नहीं है कि जरूरी आपको ऐसे बताना है। आप पूरे नंबर ले लो, इनकी शेडिंग अलग अलग कर दो। एक की शेडिंग ऐसे कर दो, एक की शेडिंग ऐसे कर दो, और एक की शेडिंग ऐसे कर दो। और यहाँ शो कर दो कि आप ये वाला पेंसिल है, पेन हो रही है, इसके लिए शो कर रहे हो, बस बन गया। जरूरी नहीं है पॉइंट्स वाले पे जाना है। एक और बना के दिखाते हो, बहुत ईजी है। पहले वाला 30 ले लो, तो पहले वाला 30 पे बना दिया। अगले वाला किस पे ले लो? 70 पे ले लो। ठीक है, ये 30% है, 30 से अगला कहाँ जा रहा है? 70, मतलब क्या है? 40% है। बाकी 40 और 30 कितने? 70, बचा कितना? 30%। समझ आई चीज? दोबारा बता रही हूँ, यहां से मैंने 30 लिया, 30 से जंप अगला कहाँ ले रही हूँ? 70 तक। 30 से 70 गई तो कितना बढ़ा? 40 बढ़ा। ये रहा 40। 40 से 100, आगे 70 से कहाँ जा रही हूँ? 100 जा रही हूँ। कितना बड़ा होगा? 30। यहाँ पे 30%। जितना ऐड होके वो आगे बढ़े ना, बस वही नंबर यहाँ पे लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते। यहाँ 0 से 30 गया था, 30 से यहाँ 70 गया तो 40 बड़ा होगा। यहाँ पे 70 से 100 गया तो 30 बड़ा होगा। ऐसे आपने चीजें लिखनी है। टाइटल जरूर लिखना है, यहाँ वैल्यू जरूर लिखनी है, बस ईयर जरूर लिखना है, इंडेक्स लिखना है, यही सारी चीजें करनी है। आप पढ़े थ्योरी, अब देखो ये लिखा है, परसेंटेज बार डायग्राम्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल वर्क व्हिच रिक्वायर्स अ पोर्ट्रेयल ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन डाटा। अगर आपको चेंजेस इजीली देखने, आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा इरेजर की, पेन पेंसिल की कम है। यहाँ पे भी आप परसेंटेज के थ्रू देख सकते हो कि यहाँ कितना चेंज है, पहले कितने परसेंट था, अगले साल कितने परसेंट है, इजीली कंपैरिजन कर पाते हो। व्हेन सच डायग्राम्स आर प्रिपेयर्ड द लेंथ ऑफ द बार्स इज केप्ट इक्वल टू 100। लेंथ तो 100 ही रखनी है, सबकी लेंथ कितनी है? 100। आगे देखो, सेगमेंट्स आर कट इन दीज बार्स, इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स कट कर दी हमने, पोर्शंस कट कर दी। आगे देखो क्या? टू रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ एन एग्रीगेट, वो कंपोनेंट्स बताने के लिए कि कौन सी चीज कितना परसेंट है, हम इसको कट कर देते हैं। तो परसेंटेज बार डायग्राम्स हो गया, इजी है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बहुत सिंपल है, अगर आराम से चीजें करोगे ना दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट इज डेविएशन बार्स, ये भी सुपर इजी है। डेविएशन बार्स क्या होते हैं? जब हमें नेट सेल, नेट प्रॉफिट, कोई चीज नेट देखनी होती है कि है कितनी, तब हम डेविएशन बार यूज करते हैं। डेविएशन बार में याद रखना ये ऊपर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इसकी वैल्यू नेगेटिव, नीचे भी इसमें बार डायग्राम्स बनते हैं। अभी समझ लेते हैं। देखो 2007 और 2008 की बात हो रही है, यहाँ पे सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। ध्यान से चीज समझना, किसकी बात हो रही है? सेल्स और नेट प्रॉफिट की। ठीक है, देख लेते हैं। सेल्स पहले 2007-8 की बात करते हैं। सेल्स कितनी है? 14%, प्रॉफिट कितना है? 29%।
8 9 में भी ठीक है, 9 10 में सेल्स तो 17% होगी, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है, -74%। क्योंकि माइनस है तो वैल्यूज कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी। तो डेविएशन बार ही ऐसे एक बार है जहां पे वैल्यूज नेगेटिव भी आ सकती है। ये चीज क्लियर, किसी डायग्राम में भी नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं करी, लेकिन डेविएशन बार में वैल्यूज नेगेटिव हो सकती है। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, डेविएशंस बार आर पॉपुलरली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नेट क्वांटिटीज दैट आर नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ये सब चीजें दिखाने के लिए यूज होता है। सच बार्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, ये इसकी खासियत है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यूज भी। पॉजिटिव वैल्यूज आर शोन अबव द बेसलाइन, इसको बेसलाइन बोलते हैं, किसको, जो ये पॉजिटिव जीरो वाली होती है बेसलाइन, कहते हैं ये ऊपर भी शो करते हैं बेसलाइन के, और इन बार्स को नीचे भी शो कर सकते हैं। बस ये इसका देखो क्या है, ये यहाँ पे टेबल बना हुआ है। अब ये टेबल बनाना है या नहीं, बहुत ध्यान से समझना। देखो आप ग्राफ बना रहे हो, इसको ये चीजें बता रहे हो, तो ग्राफ में जो डाटा मतलब आप डाल रहे हो वो आप टेबल में लिख दो, कोई फर्क नहीं है। ईयर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, सेल्स बतानी है, नेट प्रॉफिट बताना है। अगर यहाँ से भी डायरेक्ट सिर्फ ग्राफ भी बनाओगे ठीक है, बट हर बार ग्राफ बनने से पहले टेबल बनता है ना, तभी चीजें समझ आती है। तो अगर आप ऐसे भी बना दोगे कोई गलती नहीं है, लेकिन बेटर रहेगा अगर आप टेबल भी बना दो, ये गलत नहीं होगा, टेबल बना के चीजें और बेटर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप सारी एक्सप्लेनेशन कर दो, ग्राफ बना दो, ये वाला डायग्राम बना दो, ठीक है, पर टेबल भी डाल दोगे तो बेटर रहेगा, पर टेंशन नहीं लेनी इसकी, इतना भी बहुत है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज ब्रोकन बार। लास्ट हमारे पास डायग्राम्स कर रहे थे, डायग्राम्स में 1 डायमेंशनल डायग्राम कर रहे थे, उसके 6 थे, ये 6th वाला है ब्रोकन बार। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है ये भी। नाउ देख की चीजें समझते हैं। देखो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है सीरीज लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, वैल्यूज लिखी हुई है। ये 0 250 500 750 ये तो ठीक है, लेकिन एकदम वैल्यू कौन सी चाहिए, मुझे तो यहाँ पे कोई वैल्यू चाहिए, यहाँ वाली जो थाउजेंड्स में है, 35,000 से भी बड़ी है। तो जब मैं स्केल बनाऊंगी 100 200 ऐसे बनाऊंगी ना, एकदम 35,000 पे कैसे जाऊंगी, उसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे ये वाला आपका फॉर्म किया गया ऐसे, ये दिखाने के लिए कि ये चीज अंडरस्टूड है कि बीच में भी नंबर्स हैं, लेकिन वो हमने इग्नोर कर दिया अभी के लिए, क्योंकि मुझे बीच वाले नंबर्स चाहिए नहीं, मुझे यहाँ पे 35,000 से भी कोई बड़ी वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे 250 से या 35,000 से बड़ी वैल्यू तक पहुंचना है, तो मुझे यहाँ पे इतना बड़ा मैं कैसे बनाऊंगी, 250 300 350 400 जितने का भी इन्होंने गैप रखा हुआ, 250 का रखा हुआ है, 500 फिर 750 फिर 1000 फिर कैसे ऐसे पहुंचोगी ऊपर तक, बहुत मुश्किल हो जाएगा 35,000 तक जाना। तो मैंने क्या किया, मुझे वैल्यूज यहीं तक चाहिए थी 1000 तक, उसके बाद कोई एक भी वैल्यू नहीं चाहिए थी, बस लास्ट यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए थी, बीच में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, 12,000 कुछ भी नहीं, 4,000 5,000 कुछ भी नहीं चाहिए, बस सीधा यही वैल्यू चाहिए थी। जब इतनी सारी वैल्यूज हमें ऐसे फालतू में लिखनी पड़ती, तो एक बनाया गया चीज कि इसको ब्रोकन बार डायग्राम बना दे, कि यहाँ पे ऐसे एरो से लगाए, मतलब बीच वाली कोई वैल्यू नहीं चाहिए, अंडरस्टूड है। हम दोबारा ग्राफ शुरू कर रहे हैं 35,000 से, 1000 तक की वैल्यू हमने ले ली, दोबारा यही शुरू किससे कर रहे हैं हम, डायग्राम 35,000 से। वहां पे हमने क्या किया, ब्रोक, और जहां तक की वैल्यू थी वहां तक हमने ड्रॉ कर दिया। इसकी वैल्यू कुछ 35,250 से ऊपर है, वहां पे हमने इसको छोड़ दिया कि यहां इसकी वैल्यू होगी। तो 250 से 35,000 से अबव का रास्ता अगर हम एक डायग्राम में पूरा करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ एक वैल्यू के लिए या 2 वैल्यूज के लिए, सारी वैल्यूज नहीं, देखो सारी यहीं पर है, तो तब हम क्या करते हैं, ब्रोकन बार्स का सहारा लेते हैं। और यहाँ पे ब्रोकन है ये क्यों, ये देखो बीच में व्हाइट है, खाली पोर्शन है, तोड़ना पड़ा ना, क्योंकि ये अंडरस्टूड है बीच में भी बार बना होगा, पर इतना बड़ा बार हम नहीं शो कर सकते थाउजेंड्स वाला, तो हम ऐसे शो कर देते हैं, खाली स्पेस यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, in certain type of data there may be wide variation in values, some values may be very small, other very large। कुछ वैल्यूज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वेरिएशन ज्यादा है। कुछ वैल्यूज कितनी है, 1000 से नीचे है सारी वैल्यू, और एक वैल्यू 35,000 से भी ज्यादा है, 1000 से नीचे और 35,000 से ज्यादा, कितना डिफरेंस है। तो जब वेरिएशन ज्यादा होती है तब ये काम आता है। आगे देखो, इन ऑर्डर टू गेन स्पेस फॉर द स्मॉलर बार्स ऑफ द डाटा द लार्जर बार्स मे बी ब्रोकन। कहते हैं अगर हमें स्पेस चाहिए तो गेन स्पेस फॉर द स्मॉलर बार्स ऑफ द डाटा, जो लार्जर बार्स है उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रोक करना पड़ेगा। अगर मुझे छोटे वाले बार्स अच्छे से प्रेजेंट करने, पूरे सामने तक लाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा ब्रोकन बार का। अब ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 1000 से शुरू करते हैं, या फिर हम 10,000 से शुरू करते हैं, 10,000 20,000
30,000, 40,000, फिर तो बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। लेकिन 0 से 10,000 के बीच में हम ही कैसे शो करते हैं? 500, 600, बिल्कुल 0 से 10,000 के बीच में पॉइंट्स में चीजें आ रही होती। तो अगर आप चाहते हो छोटे वाले बार ग्राफ भी अच्छे से प्रेजेंट हो पाए तो हमें ब्रोकन बार्स की हेल्प लेनी पड़ती है। छोटे वालों को अच्छे से प्रेजेंट कर दो और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके लिए यहाँ पे ये तोड़ के दिखा दो, ये ब्रोकन वाले साइन दिखा दो, ये आपका ब्रोकन बार भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। 1 डायमेंशनल खत्म हो गए, 6 टाइप्स थे कर लिए। 2 डायमेंशनल में आते हैं। 2 डायमेंशनल में हमने 3 चीजें ही पढ़नी है, दैट इज एक रेक्टेंगल्स पढ़ना है, हाँ जी डायग्राम में रेक्टेंगल्स, एक हमें स्क्वायर्स पढ़ना है बिल्कुल, और एक हमें पढ़ना है सर्कल। सर्कल में पाई चार्ट भी हम पढ़ रहे होंगे। ये 2 चीजें हमने, सॉरी 3 चीजें 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में सीखनी है। देन विल स्टार्ट विद रेक्टेंगल। आराम से चीजें समझते रहो, इजी है। पहला क्या है? रेक्टेंगल। पहले हमें इंट्रो दी गई है। 2 डायमेंशनल डायग्राम में पहले इंट्रो थोड़ी सी देगा। 2 डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे सिर्फ लेंथ नहीं, विड्थ भी मैटर करेगी। वहां पे विड्थ सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए करा जाता था। यहाँ पे विड्थ भी मैटर करेगी, सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं, हम मेजरमेंट के साथ चल रहे होंगे। इन 2 डायमेंशनल डायग्राम द लेंथ एज वेल एज विड्थ ऑफ द बार्स इज कंसीडर्ड। मतलब लेंथ एंड विड्थ दोनों यहाँ पे मायने रखने वाले। Thus the area of the bar represents the given data। जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे लेंथ और ब्रेथ से ऐसी फॉर्मेशन, ये जो एरिया है वो हमारी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। किसी ने कहा 106 बनाओ, तो इसका एरिया कितना होगा? 106, तभी हम वहां पे चीजें फॉर्म कर रहे होंगे। कंफ्यूज मत हो, ये यहाँ पे लिखा है तो चीजें समझानी है कि एरिया से वैल्यू मिल रही होगी, आगे जाके चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, आगे देखो, बहुत टेंशन नहीं, आराम से आगे देखो। तो 2 डायमेंशनल डायग्राम्स आर ऑल्सो नोन एज सरफेस डायग्राम्स और एरिया डायग्राम्स। जैसे 1 डायमेंशनल को बार डायग्राम्स कहते थे, राइट? वैसे 2 डायमेंशनल को सरफेस डायग्राम्स और एरिया डायग्राम्स भी कहा जाता है। द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सच डायग्राम्स आर रेक्टेंगल, स्क्वायर्स एंड सर्कल। ये 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। पहले आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल्स क्या कहते हैं? देखो पहले मैं इसकी फिगर दिखा दूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, फिर थ्योरी पे आएंगे। ये रही इसकी फिगर, दिस इज अ रेक्टेंगल। हाँ रेक्टेंगल है बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखो, लेंथ ठीक है, ब्रेड्थ भी अलग है, इसकी कितनी है? 12 है, इसकी कितनी है? 10.5 है। जहां पे विड्थ भी अलग अलग हो उससे क्या बोल जाते हैं? रेक्टेंगल्स। यहाँ पे सिर्फ लेंथ डिफरेंट नहीं है, विड्थ भी अलग अलग है, ये रेक्टेंगल्स 2 डायमेंशनल डायग्राम है। समझ आ रही है चीज? देखो क्या लिखा है, 2 कंपनीज ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम आइटम। 2 कंपनीज है ए और बी, सेम आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? ए प्रोड्यूस्ड 2000 यूनिट्स इन जनवरी 2011। 2000 यूनिट किसमें करी? 2011 में। एंड इन द सेम मंथ कंपनी बी प्रोड्यूस 2400 यूनिट। सेम मंथ के अंदर 2400 यूनिट्स करी। द प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? ए की 12.12 है और ए की कितनी है? 10.5 है। रिप्रेजेंट द फैक्ट बाय यूजिंग द रेक्टेंगल्स डायग्राम। जो 2000 करती है उसका प्राइस कितना है? 12। 2000 इंटू 12 कितना हो गया? दैट इज 24,000। तो 24,000 लिखा है ना? मतलब ये लेंथ है हमारी, ये हमारी क्या है? विड्थ है, और ये देखो 24,000 क्या, देखो यार 24,000 क्या लिखा है? नहीं ना, ये इसका एरिया है। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके निकलता है। तो जो यहाँ एरिया है ना, वो भी चीजें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपने देखा ना कि 2 डायमेंशनल में सिर्फ और सिर्फ लेंथ नहीं, एरिया भी काम करता है। अभी आपने इंट्रोडक्शन में ये चीज पढ़ी है। तो यहाँ पे ग्राफ्स कैसे बनते हैं ध्यान समझना। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वही लिखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे थी मेरे पास 2000 थी और एक कितनी थी? 2400। तो मैंने उसी के लिए बनाया 2000, 2500 वही बनाया। यहाँ पे एक 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, एक 10.5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, वही लिखा है। लेकिन यहाँ पे 24,000 कैसे आया? यहाँ भी 24,000 नहीं है, यहाँ भी 24,000 नहीं है। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। पहली चीज 12 यूनिट्स है, नीचे बनाया। यहाँ पे कितना था? 12 के आसपास, 2000 के आसपास, ये 2000 के बताया। पर यहाँ पे जो वैल्यू है, जो ग्राफ के, जो आपको बार डायग्राम के ऊपर लिखनी है, वो कितनी लिखनी है? 24,000 इन दोनों के मल्टीप्लाई से। तो जो एरिया होता है वही आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने आपको कहा था, अभी समझाती हूँ। ठीक है, अगली कितने? 10.5 पर यूनिट। और कितनी यूनिट थी उसकी 10.5 वाली की? दैट इज 2400। तो 10.5 इंटू 2400 आप करके देख लो, 2525
25,200 आएगा, जबकि इसके सामने 25,200 है ही नहीं, ये 2500 है, वो 25,000 से ऊपर है, इसके सामने नहीं है। यहाँ जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके आती है। लेंथ कितनी है, दैट इज दिस वन, ब्रेड्थ कितनी है, दिस वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर्स आते हैं। क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म में हम शो कर रहे हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल डायग्राम्स है, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स, जहां पे एरिया ही आपको वैल्यू दे रहा होता है कि ऊपर क्या लिखनी है। लेंथ ब्रेड्थ कौन बताता है, जो हमें क्वेश्चन या टेबल दिया होता है। ये चीज क्लियर है, पक्का? चलिए आगे, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल फॉर्म में हम शो कर रहे हैं इसलिए रेक्टेंगल है। ऐसे ही मैं स्क्वायर फॉर्म में शो करूंगी वो स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन काम यही कर रहे होंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एरिया की वैल्यू ऊपर आएगी, इसके सामने देख के ये वैल्यू नहीं आती, इनके एरिया की वैल्यू आती। क्लियर है? अब पढ़ते हैं इसके दैट इज डेफिनेशन, सॉरी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब आपने एक बार यहाँ पढ़ लिया, ठीक है, समझ आ गया, अब आपको लग रहा होगा मैं ये चीजें माइंड में कैसे रखूंगा या कैसे रखोगे। ध्यान से चीजें समझो, जब आप यहाँ पे समझ रहे हो आराम से, कोई बात नहीं, अगले टॉपिक जाते हो, पिछला जो भी माइंड में रहता है ठीक है, जितना भी रहता है, एक बार पूरी क्लास आराम से देख लो, उसके बाद जब आप ये पीपीटी पीडीएफ जो भी फॉर्म आपको मिलने वाली है, आप उसमें पढ़ोगे, चीजें, मेरी बातें आपके माइंड में आने लगेंगी एंड चीजें रिवाइज होने की। अच्छा मैम ने ये वाले डायग्राम से रिलेटेड तो ये चीज बताई थी, रिवीजन हो जाएगी, टेंशन ना लो। देखो रेक्टेंगल्स क्या है, सिंस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, जो एरिया होता है वो क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बिल्कुल सही है। While constructing such a diagram, both length and width are considered, दोनों लेंथ और विड्थ को हम कंसीडर करते हैं। 1 डायमेंशन में सिर्फ लेंथ कंसीडर करते थे, या लेंथ भी और विड्थ भी। आगे देखो, when two sets of figure represented by rectangles, either of the two methods may be adopted, कहते हैं जब हम रेक्टेंगल से चीजें शो कर रहे होते हैं, दो चीजें हम, दो मेथड है जिससे हम शो कर सकते हैं। पहला मेथड यहाँ लिखा है, जैसे अभी हमने शो किया, जो वैल्यू है वहां तक पहुंचा के ऊपर एरिया लिख दो, या फिर आप परसेंटेज की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, यही यहाँ पे लिखा है। मैं अब मतलब पूरा पढ़ के नहीं बता रही, बट यही चीजें यहाँ पे लिखी है, परसेंटेज की फॉर्म में भी शो कर सकते हो, और यहाँ पे कन्वर्ट, जैसे आपको मतलब फिगर्स जो दिए होंगे उनकी फॉर्म में भी आप शो कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज वाला ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा यूज होता है, बट हमने जितनी भी बुक में, मतलब मैंने जितनी भी बुक्स में देखा, हम 1-2 लोग बैठ के पीपीटी बना रहे थे, चीजें देख रहे थे, तो जब हमने देखा बुक्स में, तो हमें तो यही ज्यादा बेटर लगा, समझाना भी इजी लगा, और यही ज्यादा यूज हो रहा है बुक्स में, तो परसेंटेज वाला मैं नहीं लाई, यही वाला लाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, चले फिर आगे, क्लियर हो गया? तो ये नहीं सोचना ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ तो है नहीं इसके सामने, नहीं होगी, ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और दूसरी चीज, इसकी विड्थ में भी डिफरेंस है, ये ज्यादा है, ये कम बनाया गया, नीचे शो करने में भी कम ज्यादा है। ठीक है, चले आगे, पक्का? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की बात करते हैं, जैसे रेक्टेंगल की बात की, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से चीजें देखना। लो जी, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ क्या हो, जैसे आपको डाटा दिया हुआ है, मान लो 19, 17 से 80 में कितनी वैल्यू है 4, इसमें कितनी है 9, इसमें कितनी है 36। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी वैल्यूज दी होती हैं उसका स्क्वायर रूट लूंगी। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है ना, यहाँ पे 2 वैल्यू हो जाएगी। 9 का कितना होता है 3, 36 का कितना होता है दैट इज 6, और 64 का 8। जो वैल्यूज दी जाती है उसका हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर आपको जाना है स्क्वायर्स वाली फॉर्म में, ले लिया स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, वही नंबर की हम लेंथ एंड ब्रेड्थ बताएंगे। यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ से आपने 2 लिया, और यहाँ पे भी आपने 2 तक लिया। लो जी, सारी साइड, स्क्वायर्स की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, ये भी आपने 2 लेना है, ये भी आपने 2 लेना है। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 2 इंटू 2 वैल्यू 4 ही आएगी। आगे देखो, यहाँ पे क्या है 3, अब इसकी यहाँ पे भी साइड 3 लेंगे, यहाँ पे भी साइड 3 लेंगे। स्क्वायर्स की सारी साइड इक्वल होती है, सारी हमने 3 ली है। अब 3 इंटू 3 वैल्यू कितनी आ गई 9। आगे वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ पे भी हमने 6 लिया, देखो 6 से 12 जा रहा है, यहाँ पे भी हमने 6 ली, 6 के सामने आ रहा है। एरिया कितना है इसका 6 इंटू 6 36। यहाँ पे कितना देखो 8, ये भी इसकी 8 साइड है, ये भी इसकी 8 साइड है, 8 इंटू 8 64, इसलिए एरिया 64 लिया गया। स्क्वायर्स जब बनाने होते हैं, डाटा का सबसे पहले स्क्वायर रूट लेते हैं, जो वैल्यूज है उन स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लेंथ एंड उसकी विड्थ बनाते हैं। पहले 2 थी तो इसकी लेंथ 2 विड्थ भी 2, दूसरी 3 थी उसकी लेंथ भी 3 विड्थ भी 3, अगले की 6 थी लेंथ भी और विड्थ भी 6। सेम बनाते हैं स्क्वायर्स के अंदर। रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ अलग अलग होती थी, इसमें सेम होती है। जो भी वैल्यू दी है उसका स्क्वायर रूट पहले
पहले लेना है, फिर ये बनते हैं स्क्वायर्स। आगे देखो, अब आपने इसका ग्राफ पता कैसे बना हुआ है, ये वाला ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो, ये तो आपको समझ आ गया 6 से 12 6 जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 से 21 जा रहा है, 13 से 21 देखो 80 है, देखो स्टेप्स 13 से 14, 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 21, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 21 तक 8, और मुझे 8 स्टेप्स ही चलना था, यहाँ पे 8 ही विड्थ लेनी थी, ये 8 है। मैं इसलिए बता रही हूँ नीचे स्केल समझ आए, यहाँ 13 से शुरू कर 21 पे खत्म हो रहा है, ये 6 से लेकर 12 पे खत्म हो रहा है, यहाँ 0.25 से शुरू हो रहा है, ऐसे करके इसने 2 स्टेप लिए हैं, दैट इज 0.25 से 1.25, 2.25, 0.25 से लेके यहाँ पे 2.25 में इसने 2 कवर किए हैं, 2 की विड्थ लेनी है, ये नहीं कहाँ से स्केल शुरू करना है, उसने 2 विड्थ अपनी कवर की। ये चीज क्लियर है? अब समझ आ रहा है कि स्क्वायर्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे भी नंबर्स रहते हैं, यहाँ पे भी नंबर्स रहते हैं, स्क्वायर रूट लेके हम स्क्वायर्स बनाते हैं, कितनी उसकी लेंथ होती है, कितनी विड्थ होती है, इसके स्क्वायर रूट्स बताते हैं। फिर यहाँ पे नीचे स्केल बना होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम वो सेट कर लेते हैं। मैंने 0.25 से शुरू किया, उससे 2 स्टेप आगे की, दैट इज 2.25 तक, ऐसे मैंने यहाँ पे 2 तक किया, ठीक है। 2 खत्म करने थे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 2 विड्थ ले ली मैंने, ठीक है, यहाँ पे 2 लेंथ ले ली मैंने, तो यहाँ पे इजिली चीजें मिल गई। यहाँ पे भी मेरे को कितनी लेनी थी, 3 लेनी थी, यहाँ से मैंने 3 ले ली, अब यहाँ से 3 कैसे लूंगी, 2.25 तक तो ले ली थी, तो यहाँ पे हमने 2.5 से शुरू करी, और मैंने 3.5, 4.5, 5.5 तक यहाँ चीजें ले ली, ऐसे मैंने इतने में पूरा अपना 3 कवर किया, ऐसे चीजें ये बनी हुई। समझ आई चीजें? चलो आगे चलते हैं। फिर भी कोई डाउट हो ना, कभी भी आप प्रॉपर टाइम स्टेप मेंशन कीजिए कि ये वाले टाइम पे मैं ये चीज नहीं समझ आ रही, फिर इजी हो जाएगा आपका डाउट क्लियर करना। अब आगे चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर मेथड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज डिफिकल्ट टू यूज वेयर द वैल्यूज ऑफ आइटम्स वेरी वाइडली। मतलब कहते हैं कि वहां पर डिफिकल्ट हो जाएगा रेक्टेंगुलर मेथड यूज करना, जो भी हम करके आए हैं। अगर मान लो लेंथ उसकी इतनी है बड़ी सी, और विड्थ सिर्फ इतनी सी है, या फिर विड्थ इतनी ज्यादा है, लेंथ इतनी सी है, दैट विल बी डिफिकल्ट। अगर लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो ठीक नहीं हुई, वो वियर्ड लगेगा देखने में, अगर वहां रेशो का कोई भी प्रॉब्लम आया। रेक्टेंगुलर में कह रहा है ये, द रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज डिफिकल्ट टू यूज वेयर द वैल्यूज ऑफ आइटम्स मे वेरी वाइडली। फॉर एग्जाम्पल, इफ रेशो विड्थ इज वियर्ड, द डायग्राम वुड लुक वेरी अगली। इट इज इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफिकल्टी दैट स्क्वायर्स आर यूज। जहां पे लेंथ और ब्रेड्थ का आपको लग रहा है बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, रेक्टेंगल अच्छा भी नहीं लग रहा, तो वहां पे हमें स्क्वायर्स यूज करने होते हैं। मेथड ऑफ ड्राइंग अ स्क्वायर डायग्राम इज वेरी सिंपल। लेंथ भी सेम रखनी है, ब्रेड्थ भी सेम रखनी है। आपको अपनी बुक्स में भी ये बने हुए समझ आने लगेंगे अगर आपने ध्यान से चीजें समझी है। अगर देखो, वन हैज टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यूज। वैल्यूज का स्क्वायर रूट लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 4 का 2, मतलब यहाँ पे 9 था, उसका स्क्वायर रूट 3 लिया था। आगे देखो, आगे क्या लिखा, दैट आर टू बी शोन इन द डायग्राम एंड सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल टू ड्रॉ द स्क्वायर। यहाँ पे आपने सुटेबल स्केल लेना है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे मैंने काउंटिंग 0.5 से शुरू की थी, वहां से 2 कवर करे, तो मैंने कितना कवर कर लिया, 2.25 तक। ऐसे कवर कर करके मैंने 2, 4, 6 ऐसे ऐसे करके मैंने अपने स्केल्स बनाए। चाहे मैंने 2 डिस्टेंस लेना है नीचे, मुझे पता है ये मुझे 2 डिस्टेंस लेना है, यहाँ लेना तो ईजी होता है कि 2 तक पहुंच जाओ। नीचे से कहाँ से स्टार्ट करूँ कि मुझे 2 की विड्थ मिल जाए। 0.25 से स्टार्ट किया और यहाँ पे 2.25 तक चली गई, मुझे 2 की विड्थ मिल गई। अगली 2.5 से स्टार्ट किया, फिर मैं आगे कहाँ तक चली गई, 5.5 तक चली गई, 3 की विड्थ मिल गई। फिर 6 से 12 में 6 की विड्थ मिल गई। एरिया तो ऊपर लिखना ही है, ऊपर यहाँ वैल्यूज एरिया की होती है। यहाँ पे 9 कहीं नहीं है, यहाँ पे 36 कहीं नहीं है। पहले में होता था यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। चलिए आगे, स्क्वायर्स भी क्लियर हो गया, रेक्टेंगल्स भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सर्कल्स। सुपर इजी, बिल्कुल स्क्वायर्स की तरह करना है। जो भी हमें डाटा दिया होता है तो क्या करना होता है, उसका स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3, 36 का 6, 64 का 8, राइट। अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगी, इन स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज के रेडियस के सर्कल बनाऊंगी। पहला किसका सर्कल बनाऊंगी, 2 रेडियस का। तो अगर आप ये देखो, इसका रेडियस 2 है, ठीक है। अगर 2 रेडियस है तो यहाँ पे हम 4 वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू स्क्वायर वाली ही लिखते हैं। आप कहोगे मैम इसका तो पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का तो आप कहोगे मैम एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आपने रेक्टेंगल में इसलिए किया क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, स्क्वायर में इसलिए किया क्योंकि साइड इनटू साइड होता है, ठीक है। सर्कल में क्यों कर रहे हो, सर्कल में होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर तो है ना, है ना। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे पाई भी तो है,
सर्कल का एरिया चाहे पाई आर स्क्वायर होता है, इसको हम लिख सकते हैं सर्कल का एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ठीक है बीच में कोई और कांस्टेंट आएगा, पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन सर्कल का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आर चेंज होगा सर्कल का एरिया चेंज होगा। पाई की वैल्यू तो वही है, पाई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आर के चेंज होने से सर्कल का एरिया चेंज होगा, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल, जिसके एक के चेंज होने से दूसरा चेंज होता है। तो यहाँ पे सर्कल का जो एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के, इसलिए यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर ही लिखा जाता है, पाई को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल तो है ही। यहाँ पे देखो 3 बनाया, 3 रेडियस का बनाया, एरिया 9, एरिया नहीं सॉरी प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर 9, यहाँ पे 6 का बनाया 36, ऐसी चीजें बनी है। एक और चीज ध्यान से देखो, इसका मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। तो मैंने सर्कल्स यहाँ 12 पे ही सारे बनाए हैं कि मैक्सिमम रेडियस 8 हो सकता है, तो ये कम से कम 8 से तो ऊपर से शुरू करूं, मेरी बात समझ आ रही है। मैक्सिमम कितना हो सकता है रेडियस 8, तो जब मैं सर्कल बनाऊंगी कम से कम जो बड़े वाला बनेगा उसको यहाँ पे जगह 8 तो चाहिए होगी ना, रेडियस का मतलब ये होता है सेंटर से कोई भी वैल्यू लो तो कम से कम ये 8 तो चाहिए होगी। तो जब मैं सारे सर्कल बनाने शुरू करूंगी वो 8 के ऊपर से शुरू किया 12 से, ताकि ये दिखने में हमें प्रॉपर लगे, सारे ऐसे ना कोई ऊपर हो जाए कोई नीचे नहीं, तो सारे आपको एक लाइन लगाई, मैक्सिमम रेडियस 8 था तो इतना तो इससे नीचे आना ही था, फिर मुझे नीचे इसको लिखने के लिए भी स्पेस चाहिए थी, तो मैंने 12 पे ही सारे सर्कल बनाए हैं। ये चीज क्लियर है कि नहीं बताओ, समझ आ गई चीज। अब इस नीचे वाली एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, नीचे वाली एक्सिस की कैसे बात करते हैं, ये मेरे को रेडियस कितना चाहिए था 2 है ना, ये डायमीटर है, ये कितना होगा टोटल 4, अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो डायमीटर कितना हो गया 4, ये कितनी स्पेस ली इसने 4 ली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू बनाओ, ये कितनी है 6, ये कितनी है 2, मतलब ये 2 से शुरू हुआ 6 तक सर्कल चला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इसका रेडियस कितना था 3, डायमीटर कितना होगा 6, मतलब ये विड्थ कितनी कवर कर रहा है, ये 6 कवर कर रहा है, यहाँ से डिस्टेंस कितना ले रहा होगा 6 ले रहा होगा। ऐसे ये सर्कल्स बने हुए, पर इतना टेंशन नहीं लेना, आराम से अपने अकॉर्डिंग या नंबरिंग लिखो, उसके अकॉर्डिंग या सर्कल लगा दो, डिफिकल्ट नहीं है, जब बनाओगे चीजें समझ आएंगी। नेक्स्ट इसका कितना था 6 था, है ना, 6 टू द 12, इसने यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट्स लिए होंगे ना वो 12 लिए होंगे, पक्की बात है, जो यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो पॉइंट लिए 12 लिए होंगे। देखो 12 से 24 जा रहा है ना, 24 माइनस 12 स्टेप्स चला होगा, क्योंकि उसको 12 ही विड्थ चाहिए। जितना रेडियस होता है उसका ट्वाइस कर दो, हमें क्या मिल जाता है डायमीटर मिल जाता है। और ये कितना हमें लेना है, ये डायमीटर ही तो है, ये डायमीटर तो है, कि कितना इसके अकॉर्डिंग नीचे चलूं ये डायमीटर ही हमें बताता है। क्लियर होगी जी, जैसे स्क्वायर्स में कितने स्टेप चल रहे थे, ऐसे सर्कल में कहां किस पॉइंट से शुरू होकर मैं किस पॉइंट तक ये खत्म करूं, ये हमें क्या बताएगा, डायमीटर बताएगा। रेडियस पहले निकाला, रेडियस इक्वल डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए आगे, ये हम पढ़ना है ना, अभी पढ़ा नहीं हमने, चलो देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है इन सच डायग्राम्स बोथ द टोटल एंड द कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ द सेक्टर कैन बी शोड। कहते हैं सर्कल में क्या होता है, हम पूरा टोटल भी दिखा सकते हैं और कंपोनेंट्स पार्ट भी दिखा सकते हैं। कंपोनेंट्स पार्ट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आगे हम पाई चार्ट्स की भी बात करने वाले हैं, वहां पे कंपोनेंट्स में भी बात होती है। आगे देखो, इन दीज डायग्राम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फिगर। हमने रेडियस कैसे निकाला, स्क्वायर रूट से निकाला। रेडियस कैसे पता लगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 से पता लगा। आगे देखो, सर्कल्स कैन बी यूज्ड इन ऑल दोस केसेस इन विच स्क्वायर्स आर यूज्ड। जिस केस में हम स्क्वायर्स यूज कर सकते हैं वहां पे सर्कल भी लगा सकते हैं। सर्कल्स आर डिफिकल्ट टू कंपेयर एंड एज सच दे आर नॉट वेरी पॉपुलर इन स्टैटिस्टिकल वर्क। आप इसको कंपेयर नहीं कर पाए, ठीक है, छोटा बड़ा ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कर पा रहे, 36 थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो ये ज्यादा यूज नहीं होते। खुशी हो रही है सुन के, ज्यादा यूज नहीं होते। व्हेन इट इज नेसेसरी टू यूज सर्कल्स दे शुड बी कंपेयर्ड ऑन द एरिया बेसिस रेदर देन ऑन अ डायमीटर। हम ये नहीं देखेंगे किसका डायमीटर कितना है, डायमीटर तो ड्रॉ करने के लिए चाहिए होता है। अगर हमें देखना है, कंपैरिजन करना है, एरिया के बेस पे करते हैं, इसका एरिया ज्यादा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसका एरिया कम है इसकी वैल्यू कम होगी, एरिया के बेस पे इसका कंपैरिजन होता है। आगे देखो, कंपेयर टू रेक्टेंगल्स सर्कल्स आर मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट। वो आपको भी समझते हो पता लग गया होगा कि रेक्टेंगल इजी था, ये हमें नीचे से पॉइंट्स उठा के सर्कल बनाने मुश्किल हो जाएंगे, बट फिर भी मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ एज अ डेफिनेशन के साथ एग्जांपल शो करने, तो थोड़ा बहुत पॉइंट 1 पॉइंट 2 उधर हो भी गया, डोंट वरी, आपको चीजें प्रेजेंट कर रही हैं। जैसे मैंने ये वाली चीज बताई, मतलब ऐसी भी गलती नहीं करनी कि सामने को देखते ही पता लग जाए भाई ये तो गड़बड़ है। हाँ, पॉइंट 1 पॉइंट 2 हो जाए, वो पेपर चेक करने वाला भी समझता है कि इसको डेफिनेशन आती है, ऐसा पूरा स्केल तो नहीं शो करेगा, ठीक किया इसने, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब सर्कल्स किया हमने, ठीक है, सर्कल्स खत्म नहीं हुआ, सर्कल में एक और चीज आती है, दैट इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है
अरे ऐसे क्यों बता रही हूँ, मैंने बनाया हुआ है पाई चार्ट, ये रहा, ऐसे होते हैं पाई चार्ट, है ना, ऐसे पाई चार्ट्स बने होते हैं। अब ये पढ़ने वाले हैं। 2 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर हमने रेक्टेंगल्स पढ़ा, स्क्वायर्स पढ़ा, सर्कल्स पढ़ा। सर्कल के अंदर ही एक और चीज है, दैट इज पाई डायग्राम, पाई चार्ट्स। चलो चलते हैं फिर आगे। क्या कहता है देखो, टाइप ऑफ डायग्राम इनेबल अस टू शो द पार्शनिंग ऑफ अ टोटल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। पाई चार्ट बनते ही ऐसे हैं, टोटल को क्या करते हैं, पार्शनिंग करते हैं, उसमें ऐसे पार्टीशंस बनाते हैं जिससे चीजें अच्छे से पता लगे। आगे देखो, अ वेरी कॉमन यूज ऑफ द पाई चार्ट इज टू रिप्रेजेंट द डिवीजन ऑफ अ सम ऑफ मनी इनटू कंपोनेंट। आपके पास पैसे हैं, उसको कहां अलग अलग जगह लगाने हैं, उसकी डिवीजन दिखाने के लिए पाई चार्ट यूज होता है। फॉर एग्जांपल, एन एंटायर पाई मे रिप्रेजेंट द बजट ऑफ अ फैमिली फॉर अ मंथ। एक मंथ में पैसे कहां कहां लगते हैं, इसके लिए ये दिखाने के लिए पाई चार्ट यूज हो सकता है। कैसे सेक्शंस में रिप्रेजेंट कि पोर्शन ऑफ द बजट अलॉटेड टू रेंट, कि रेंट में कितना जाता है, फूड में कितना जाता है, क्लोथिंग में कितना जाता है, परसेंटेज के साथ अगर बता दिया जाए तो पाई चार्ट से चीजें बहुत अच्छे से समझ आती है। मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पाई डायग्राम काम आते हैं। आगे देखो, तो पाई चार्ट इज सो कॉल्ड बिकॉज द एंटायर ग्राफ। कहते हैं इसको पाई चार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही है, ये पूरा पाई की तरह लगता है, जिसमें हमें ऐसा लगता है वो स्लाइसिस है ना, जब हम पार्टीशन करते हैं कैसे स्लाइसिस की तरह लगते हैं, इसलिए इसको पाई बोला जाता है। ये लिखा है, अ पाई चार्ट इज सो कॉल्ड बिकॉज एन एंटायर ग्राफ लुक्स लाइक अ पाई एंड द कंपोनेंट्स रिजेंबल स्लाइसेस कट फ्रॉम इट। जैसे हमें पिज्जा सा लगता है ना, उसमें हम स्लाइसेस ही करते हैं, तो वो स्लाइसेस ही लगते हैं, बस पिज्जा नहीं कहते। इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट या पाई डायग्राम इसको बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है, पाई चार्ट या फिर पाई डायग्राम। क्लियर है चीज, चले आगे। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चीज मैंने डाल दी कि पता हो इसको पाई क्यों बोलते हैं, लिख लेना एग्जाम में अगर आपको लगता है मेरे को और कंटेंट डालना। नेक्स्ट देखो, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में क्या है और एग्जांपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं पाई डायग्राम की। कन्वर्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज टू परसेंटेज वैल्यू। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू जाते हैं। हमने ना पाई डायग्राम बनाने आने चाहिए, इसे ध्यान से समझना। एब्सोल्यूट वैल्यू से कहां जाएंगे, परसेंटेज वैल्यू पे। ठीक है, एब्सोल्यूट से परसेंटेज। आगे कन्वर्ट परसेंटेज टू डिग्री। परसेंटेज से कहां जाना है, डिग्री पे जाना है। उसके बाद क्या करना है, डी की हेल्प से ड्रॉ कर लेना है। फिर क्या करना है, सारे मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको अच्छे से अरेंज करना है, कोशिश करनी है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऊपर आए, फिर कम 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 कम, ऐसे क्लॉकवाइज हम घूमते जाए। मान लो ऐसे मेरे पास है, सबसे ज्यादा वैल्यू ऊपर रखो, ठीक है, फिर उससे कम, मतलब सॉरी सेंटर से लेते हैं, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे बड़ी वैल्यू जिसका कंपोनेंट सबसे ज्यादा है ऊपर रखो, क्लॉकवाइज चलते चलते कम करते जाओ। ऐसे बनते हैं पाई डायग्राम्स। अगर अब आपके पास नोटबुक है, निकालो, मैं आपको पाई डायग्राम्स बनाने सिखा रही हूँ। ठीक है, पाई डायग्राम्स अच्छे से समझना ध्यान से, नोटबुक ले आओ क्योंकि यहाँ नोटबुक चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, मतलब किस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है। अ कंपनी इज स्टार्टेड बाय 4 पर्सन्स A B C and D. They distribute the profit on or loss between them in proportion of 4:3:2:1। 4 लोग हैं, ठीक है, A B C D। कंपनी में इन्होंने काम करना शुरू किया, मतलब इनकी वजह से सब स्टार्ट हुआ। इन्होंने कहा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम इस रेशियो में बांटेंगे। इसको 4th पार्ट मिलेगा, मतलब इसको 4 मिलेगा, 3 इसको 2 इसको 1, इस रेशियो में बटेगा। आगे देखो, इन ईयर 2010 कंपनी अंडर प्रॉफिट ऑफ 14400। कितना उन्होंने प्रॉफिट किया, दैट इज 14400 प्रॉफिट किया। रिप्रेजेंट्स द शेयर्स ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन अ पाई चार्ट। कि आप इसका क्या करो, रिप्रेजेंट करके दिखाओ उनका प्रॉफिट पाई डायग्राम के अंदर। अभी कर देते हैं। प्रॉफिट कितना हो 1440, इनके शेयर्स, इनकी रेशियो कितनी थी 43:1। हमने क्या सीखा कि एब्सोल्यूट वैल्यूज को किस में चेंज करो, ध्यान समझना। अभी हमने स्टेप सीखे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू से कहाँ जाओ, दैट इज परसेंटेज में, फिर परसेंटेज से कहाँ जाओ, डिग्री में, फिर उसके बाद तो ड्रॉ ही करना है। ठीक है, यहाँ तो एब्सोल्यूट वैल्यूज भी नहीं है, रेशियो है, तो पहले यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पे भी आना पड़ेगा, रेशियो से एब्सोल्यूट वैल्यू पे आएंगे। अगर आपको पहले एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, सीधा परसेंटेज में और परसेंटेज से डिग्री में आओ। यहाँ तो एब्सोल्यूट वैल्यूज भी नहीं है, क्या है, रेशियो, तो आप यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज में भी आओगे। तो हम करते हैं, मुश्किल नहीं है। सबसे पहला बनाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू में पहुंचना है। किस में पहुंचना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में। वो कैसे पहुंचते हैं, रेशियो का सम कितना है 4 और 3, यहाँ पे 10 है तो नीचे आ जाएगा 10, पहले का निकाल रहे हैं 4 इंटू कितना आ जाएगा, दैट इज 14400। अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज रेशियो से निकालनी होती है, पहले एक ही निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 4 ऊपर आएगा जितना उसका है अपॉन टोटल इंटू जितना प्रॉफिट हुआ। ऐसे अगले की कैसे निकलेगी वैल्यू, 3/10 इंटू 14400, फिर कितना निकलेगा 2/10 इंटू 14400, 1/10 इंटू 14400। मेरे साथ फटाफट से करो, इनके आंसर्स निकालो।
लो कैलकुलेटर में जल्दी से। 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 14400, वैल्यू आ रही है 5760। मैंने एक एक करके सबकी वैल्यूज निकाल दी। चलो एब्सोल्यूट वैल्यूज निकल गई। अब क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू से कहा जा रहा है परसेंटेज जाना है। वो कैसे जाते हैं, इसके कितने 5760, ठीक है। टोटल कितना था 14400, टोटल तो यही था, इनटू 100। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, जितने हमारे मार्क्स आए ऊपर लिखते हैं, टोटल मार्क्स नीचे लिखते हैं, इनटू 100 लिखते हैं, वही हमने लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5760 डिवाइड बाय 14400 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 40। तो ये कितना है 40%। तो ए का कितना आ गया 40%। अब एक बार फिगर में देखो, क्या ए के आगे लिखे 40%, ये देखो लिखे ना, ए के आगे 40%। ऐसा सबका कैलकुलेट करोगे, क्या लिखोगे 4320 अपॉन 14400 इंटू 100, इसका परसेंटेज आ जाएगा बी का, दैट इज 30%। ऐसे परसेंटेजेस आ जाएंगे। परसेंटेज तो आ गई, लेकिन अभी पाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये देखना है कितनी डिग्री का है, तभी हम डी की हेल्प से बना पाएंगे। तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू को परसेंटेज में करा। अगला क्या है हमारा, दैट इज परसेंटेज से डिग्री जाना। अब परसेंटेज से डिग्री चले जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज कितना है मेरे पास यहाँ पे 40% है। ध्यान से देखो 40% है, नीचे आएगा 100 और इंटू क्या होगा 360 डिग्री, 360 लिखते हैं। समझ आई चीज, 40% है तो नीचे 100 आएगा, 40 अपॉन 100 इंटू 360 करके देखो। 40 हम यहाँ पे करते हैं और ये दिस इज एंड ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 360, आंसर इज 144। तो आप यहाँ पे सेंटर में एक लाइन लगा के सर्कल बनाओगे, पहले यहाँ डी रखोगे। जब डी प्रॉपर ऐसे रखोगे ना, जैसे आप मान लो ये सेंटर बनाया, प्रॉपर डी रखोगे तो यू रियलाइज कि 144 कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो आप यहाँ पे लगाओगे, देखो ये लाइन रखी, ये आपकी स्टार्टिंग वाली जो रेडियस वाली लाइन है वो है। जब आप डी यहाँ रखोगे तो आप चेक करोगे दैट इज कहाँ जा रहा है 144, यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे आर्क लगाओगे। दिस इज अ कंप्लीट ए का पोर्शन 144 डिग्री पे। ऐसे आप जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कितना 30%, तो 30 अपॉन 100 इंटू 360 करोगे। आप 30 अपॉन 100 इंटू, हाँ जी, दैट इज 360, आंसर कितना आ रहा है 108। तो ये जो यहाँ, फिर आप यहाँ पे दोबारा डी रखोगे, मेरी बात ध्यान समझो। फिर आप जो डी है वो यहाँ पे इसको बेस लाइन मान के रखोगे, और ये कितना डिग्री है 108 डिग्री आप यहाँ पे मूव करोगे, और आप देखोगे ये सारा टोटल ऐड करके 360 डिग्री आएगा। अगला है 20%, 20 अपॉन 100 इंटू 360 करोगे। 20 अपॉन 100 इंटू 360 जब आप करोगे दैट विल बी 72, तो यहाँ पे ये 72 डिग्री है। फिर ऐसे इसका करोगे, ऐसे करके टोटल सम कितना बन रहा होगा, दैट विल बी 360 डिग्री, और ऐसे ये बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, डी कैसे रखनी है बहुत ध्यान से। पहले यहाँ पे कई बार कई यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, डी ये बनाने को भी आता है पाई डायग्राम, तो अच्छी चीज समझो। पहले आपने यहाँ पे लाइन लगाई जो डायमीटर वाली होती है, ठीक है, यहाँ पे आपने डी रखा, सिंपल सा डी रखा, ठीक है। फिर आपने देखा 114 का आ रहा है, वहां मार्क कर दिया। फिर जब अगली बार डी रखना है वो यहाँ नहीं रखना, यहाँ नहीं, वो यहाँ इसके अकॉर्डिंग रखना है। फिर आगे उसके 108 डिग्री दिखना है, ऐसे करके सारा पाई डायग्राम बन रहा होगा। ये चीज क्लियर है, पाई डायग्राम मुझे समझ आ गया। नेक्स्ट इज दैट इज लिमिटेशंस ऑफ पाई डायग्राम्स। मतलब पाई डायग्राम्स की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है अगर ज्यादा चीजें हम इसमें शो करेंगे तो ये खिचड़ी सी पक जाएगी। एक कंपोनेंट, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एथ, अगर जरूरत से ज्यादा कंपोनेंट्स शो करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर अननेसेसरली यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करेंगे तो खिचड़ी सी पक जाएगी। इसकी लिमिटेशन है। डायग्राम्स आर लेस इफेक्टिव देन बार डायग्राम्स फॉर एक्यूरेट रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये लेस इफेक्टिव है, ये परसेंटेज बताता है बस, कोई नंबर, कोई स्केल कुछ नहीं दिखाता। Particularly when series are divided into a large number of components or the difference among the components is very small. अगर पास ऐसे components बनने शुरू हो जाएंगे, it is generally inadvisable to attempt portray a series of more than 5 or 6 categories by means of a pie chart. कहते हैं अगर ये पास बनने शुरू हो जाएंगे that will be confusing. तो 5 या 6 से ज्यादा कंपोनेंट्स इसमें शो नहीं करने चाहिए। पाई चार्ट के अंदर मैक्सिमम 5 से 6 शो करो, 5 से 6 कंपोनेंट शो करो, इससे ज्यादा नहीं। ये इस पाई डायग्राम की लिमिटेशन है। ये चीज क्लियर है, पक्का। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट इज, ये हमारे पास था 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। इसमें हमने पिक्टोग्राम्स पढ़ना है, एंड पिक्टोग्राम्स के अलावा और क्या चीज पढ़नी है, दैट इज कार्टोग्राम्स। आपको कैसे पता होगा, मैं नहीं बताना है ना अभी। पिक्टोग्राम्स पढ़ना है और कार्टोग्राम्स पढ़ना है। पिक्टोग्राम सुपर इजी, जहां पे आपको पिक्चर्स मिलेंगी। जैसे अगर नंबर ऑफ किड्स दिखानी है, टेकिंग एडमिशन प्री स्कूल 2010 में कितने लिए, कितनों ने एडमिशन लिया, ध्यान से समझना।
एक स्टूडेंट कितने के इक्वल है? 5000 के इक्वल है। तो यहाँ पे कितने लिए? 20,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया 2010 में। यहाँ पे देखो स्केल दिया हुआ है साइड में कि एक स्टूडेंट कितने के इक्वल है, एक पिक्चर कितने के इक्वल है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितना लिया? 30,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया 2012 में। जहाँ पे एज ए जिसके बारे में बात हो रही है उसी के फॉर्म में पिक्चर दिखा के शो करने की कोशिश की जाए उसको बोला जाता है पिक्टोग्राम्स। आगे देखो पढ़ लेते हैं इसको भी, थ्योरी भी क्या कहती है थ्योरी। पिक्टोग्राम्स ऑल्सो नोन एज पिक्चरग्राम्स, क्योंकि इसमें पिक्चर्स बनती हैं, आर वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर है, यूज इन प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शंस सच एज लाइंस बार्स बट रियली डिपिक्ट द काइंड ऑफ डाटा वी आर डीलिंग विद। इसमें लाइंस ग्राफ्स कुछ नहीं होते, हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो पर्सन बना दिए, जिस बसेस की बात हो रही है बसेस बना देंगे, जिस टाइप के डाटा की बात हो रही है तो वही डाटा हम इसमें शो कर देते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है पिक्चर्स आर अट्रैक्टिव एंड easy to comprehend and as such this method is particularly useful in presenting stats to the layman। ये कह रहे हैं कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसी की तो पिक्चर फॉर्म कर देते हैं, तो लेमैन को, नॉर्मल इंसान को ये चीज समझानी इजी हो जाती है। नॉर्मल इंसान का मतलब जैसे स्टैट्स ज्यादा ना पढ़ो, नॉलेज ना हो, लेमैन को चीजें समझानी इजी हो जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, द पिक्चर सिंबल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेचर। सिंबल खुद बताना चाहिए, जैसे कार है तो कार बनी हो, पर्सन है जैसे चाइल्ड की बात हो रही तो एक पर्सन जैसी पिक्चर दिखा दी, तो जो पिक्चर है खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे ईयर्स लिख दिए, यहाँ पे इंडेक्स जरूर देना है कि किसके बारे में बात हो रही है, ऊपर आपने टाइटल जरूर देना है, बस ये रहा हमारा पिक्टोग्राम, खत्म। चलिए आगे, पिक्टोग्राम क्लियर हो गया, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलते हैं पिक्टोग्राम के बाद, दैट इज इसकी मेरिट्स पढ़ लेते हैं। मेरिट्स ये अट्रैक्टिव चीजें बना देते हैं। पिक्टोग्राम्स हैव अ ग्रेट अट्रैक्शन वैल्यू एंड देयरफॉर वेयर द अटेंशन ऑफ मासेस इज टू बी ड्रॉ सच एज एग्जीबिशन फेयर्स, वहां पे ये यूज होते हैं जहां हमें अट्रैक्टिव दिखाना होता है पिक्चर्स को। फैक्ट्स पोर्ट्रेड इन अ पिक्टोरियल फॉर्म आर जनरली रिमेंबर्ड लॉन्गर देन फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन अ टेबल। टेबल याद करना मुश्किल होता है, लेकिन ये पर्सन की फोटो माइंड में रहती है कि वो पर्सन के फॉर्म में शो कर रखा था, बसेस की फॉर्म में शो कर रखा था, हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक चीजें रहती हैं। लिमिटेशन क्या है, दे आर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, बिसाइड इट इज नेसेसरी टू यूज वन सिंबल टू रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच मे क्रिएट डिफिकल्टीज। कहता है ये तो बनाना बहुत मुश्किल है, पर्सन बनाना हो, किसी को ड्राइंग अच्छी ना हो, दिक्कत आएगी। दूसरी मतलब एक ही यूज कर रहा है, यानी पर्सन एक कोई बना रहे, कोई एक बना रहे, पूरे जो आपने पिक्टोग्राम में एक ही फिगर यूज करनी है। देखो इसमें सेम फिगर यूज हो रही थी, है ना, यही वाली एक फिगर यूज हो रही थी, तो पूरे पिक्टोग्राम में एक फिगर यूज करनी है, चेंज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर बनी होनी चाहिए, तो डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज कार्टोग्राम्स। अब कार्टोग्राम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कार्टोग्राम में क्या होता है, मैप के अंदर चीजें दिखाई जाती है। किसके अंदर दिखाई जाती है, मैप के अंदर। देखो जैसे मैप शो किया हुआ है, यहाँ पे रेनफॉल कहाँ कहाँ हुई, यहाँ पे स्टेट वाइज बताया हुआ है। यहाँ पे तो अभी फिगर्स नहीं लिखे हुए, वैसे यहाँ पे फिगर्स पूरे नंबर्स के साथ चीजें लिखी होती है। इसमें नंबर्स नहीं लिखे हुए, बट जब आप देखोगे आपके बुक्स में यहाँ पे प्रॉपर नंबर पूरे सारी चीजें लिखी होती है, लेकिन सब किसके बेस पे बताया होता है, ज्योग्राफिकल के लोकेशंस के बेस पे अगर डाटा प्रेजेंट किया जाए मैप के अंदर, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राम। ये लिखा है, कार्टोग्राम्स और स्टैटिकल मैप्स आर यूज्ड टू गिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन अ जियोग्राफिकल बेसिस। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, आपकी बुक्स में यहाँ पे फिगर्स भी लिखी होंगी, इसमें मिसिंग है, ठीक है। द क्वांटिटीज ऑन द मैप कैन बी शोन इन मेनी वेज सच एज थ्रू शेड्स ऑफ कलर्स, बाय डॉट्स, बाय प्लेसिंग पिक्टोग्राम्स। मतलब आप फिगर भी यहाँ पे प्रॉपर दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बारिश वाला दिखाया हुआ है, तो कार्टोग्राम कोई फिगर भी दिखा सकते हैं, शेडिंग से भी आप चीजें यहाँ पे बता सकते हो कि इसकी बात कर रहे हैं, हम इस स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने क्लाउड से दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, by dots placing pictograms in each geographical units and by placing the appropriate numerical figures in each geographical unit। कार्टोग्राम भी बने होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लाउड बना हुआ है और यहाँ पे फिगर्स भी लिखे होते हैं कि कितनी, जैसे रेनफॉल की बात हो रही, कहाँ कितनी हुई, तो वो भी आप यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा आपके बुक के अंदर। जब भी आप कार्टोग्राम का डायग्राम देखोगे, ये वाला फॉर्म देखोगे, वहां पे ये चीजें पिक्टोग्राम के साथ साथ न्यूमेरिकल फिगर्स भी लिखी होंगी। ये चीज क्लियर है पक्का? तो यहाँ पे हमारा डायग्राम्स वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो हमने डायग्राम्स में क्या किया, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, पिक्टोग्राम्स एंड दैट इज कार्टोग्राम। 1 डायमेंशनल के 6 पार्ट्स थे, 2 डायमेंशनल के 3 पार्ट्स थे, पिक्टोग्राम कार्टोग्राम्स कर लिए, ठीक है।
अब ग्राफ्स के अंदर आते हैं। ग्राफ्स के भी आगे दो पार्ट्स है, दैट इज लाइन ग्राफ्स और या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो पार्ट्स हैं इसके, लाइन ग्राफ्स भी करेंगे जिसे टाइम सीरीज बोलते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ। फटाफट से थोड़ा सा रहेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज और लाइन ग्राफ। टाइम सीरीज के ग्राफ भी कह सकते हैं, लाइन ग्राफ्स। टाइम सीरीज क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम पीरियड ही रहने वाले हैं कि इस ईयर की बात हो रही है, इस ईयर की बात हो रही है, इसलिए इसे टाइम सीरीज ग्राफ कहते हैं, ठीक है। देखो अभी समझते हैं, ये थ्योरी इतनी सारी पढ़नी है, रुको रुको टेंशन न लो, पहले देख लेते हैं ये दिखते कैसे। ये ऐसे से कुछ दिखते हैं, ठीक है, दिखते हैं ना। देखो क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसलिए इन्हें टाइम सीरीज कहा जाता है। और यहाँ पे ये सेल्स दी गई हैं, जैसे इस ईयर में इतनी थी, इस ईयर में इतनी थी, इस ईयर में इतनी, ऐसे करें और इनको क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए, क्योंकि ये ईयर्स के अकॉर्डिंग होता है टाइम सीरीज, क्योंकि इसमें ऐसे लाइन्स बनती हैं, लाइन ग्राफ्स, इसलिए टाइम सीरीज लाइन ग्राफ्स बोला जाता है, ठीक है। अब थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझ आएंगी। उसमें यही बताया गया है कि जो टाइम है, ईयर्स है, हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, और जो वेरिएबल है वो कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है, और जो वाई एक्सिस वाला है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे बेस लाइन बनती है। अब भी इतना सारा कुछ बोल दिया मैंने, इकट्ठा एक एक करके समझाती हूँ, ये समझ आया ना। चलिए अब थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी का आइडिया दिया कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अब आराम से पढ़ेंगे। चलिए, व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है, अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम वैल्यू वेरिएबल की देखते हैं, उस जो सीरीज फॉर्म होती है उसे टाइम सीरीज कहते हैं, कि इतने ईयर पे क्या रहा था, इतने ईयर पे क्या हो रहा था। जब टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल की वैल्यू देखते हैं उसे टाइम सीरीज कहते हैं। द टेक्निक ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन एनालाइजिंग चेंजेस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अब देखो कितनी हेल्पफुल है ना, अहो अब देखो कितनी हेल्पफुल है ना, कि पहले वैल्यू बढ़ी, थोड़ी सी डाउन आई, बड़ी 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 और फिर बढ़ती जा रही है। मतलब हमें ग्राफ से चीजें इजीली समझ आती है कि विद टाइम इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही, ठीक है। आगे चलते हैं। द ग्राफ फॉर्म्ड इज नोन एज लाइन ग्राफ। जो ग्राफ उन पॉइंट्स को हमने कुछ छोड़ दिया, क्या ये वाली लाइन छोड़ दी, सॉरी, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस वी जनरली टेक टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मैंने बता दिया, एंड जॉइन द वेरियस पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन। हमने ऐसे ईयर्स लेने हैं, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स लेने हैं, और जो पॉइंट्स आएंगे ग्राफ के उनको ज्वाइन करके एक लाइन बनते हैं जिसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। Also several variables can be shown on the same graph and comparison can be made। यहाँ पे सिर्फ अभी यहाँ पे हमें सिर्फ क्या दिखाई है, सेल्स दिखाई है। हम यहाँ पे सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं और फिर प्रॉफिट का भी बना सकते हैं। फिर हम ऐसे दो में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो लाइन ग्राफ्स में क्या होता है, एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा बन सकते हैं ऐसे हमें, और हम इनके कंपैरिजन भी इजीली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, one of the fundamental rule while constructing a graph that the scale on y-axis should be begin with 0। कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्केल है y-axis वाला, ये कहाँ से होना चाहिए, 0 से हमेशा स्टार्ट होना चाहिए। आपको मैम यहाँ पे तो 0 है नहीं, अरे रुको बताती हूँ। कहते हैं जो y-axis वाला स्केल है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इवन इफ द लोएस्ट y फिगर्स एसोसिएटेड विद द x-axis अवे फ्रॉम द 0, मतलब अगर 0 नहीं है तो भी उसको 0 आपको कोशिश करनी है कि y वाला 0 से ही स्टार्ट हो। अगर नहीं है तो क्या करें, टू सोल्व दिस डिफिकल्टी द यूजेस ऑफ फॉल्स बेस लाइन इज मेड। कहते हैं फॉल्स बेस लाइन यूज करो। वो क्या होती है अभी समझाती हूँ। व्हेन अ फॉल्स बेस लाइन हैज बीन यूज्ड द स्पेस बिटवीन 0 and the small value of the variable is omitted, that is zigzag horizontal lines are drawn above the baseline। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 0 से शुरू नहीं हो सकता, अगर मुझे 12,500 पे बात करनी है, 0 से स्टार्ट करूंगी तो बहुत ऊपर जाके मुझे वैल्यू मिलेगी, है ना। तो मैं क्या करूंगी, तो मेरे को यहाँ 0 भी चाहिए। तो कहते हैं अगर आपको 0 चाहिए आप 0 से स्टार्ट करो, लेकिन बीच में एक फॉल्स बेस लाइन लगा दो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे मैं एक बार अच्छे से आपको बताती हूँ। मान लो यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे किससे स्टार्ट मेरे को करना है, वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट है, 12,500 से स्टार्ट है। वो कहता है वाई एक्सिस तो 0 से ही हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है 0 से कर दी, पर 0 से 12,500 पे कैसे जाऊँ। वो कहते हैं एक फॉल्स बेस लाइन से लगा लो और यहाँ से 12,500 से शुरू कर लो, लेकिन नीचे 0 ही लिखो। यहाँ पे एक्स एक्सिस से कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एक्सिस पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 होना चाहिए। वो 12,500 वाली एक अलग सी जिगजैग सी बेस लाइन लगा लो। आप कहोगे मैम अब इस एग्जाम्पल में तो बेस लाइन नहीं लगी हुई,
ये तो सिंपल ही किससे स्टार्ट हो रहा है, 12500 से। क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें हर चीज डिटेल में बतानी है, तो हम ये बेसलाइन वाला कंसेप्ट बता रहे हैं। लेकिन जब हम, जैसे मैंने डायग्राम उठाया, वहां पे ये चीज अंडरस्टूड होती है कि इसके नीचे एक जीरो वाला बी पॉइंट होगा, लेकिन इसने बेसलाइन से ही बना दिया। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मैंने ये ग्राफ उठाया, ये तो अंडरस्टूड है, जहां से ग्राफ उठाया उनको लगता है ये तो बात बच्चों को पता ही होगी कि यहाँ पे जीरो होगा, लेकिन हमने बेसलाइन से ग्राफ शुरू किया है, तो वो सिर्फ ये वाली बेसलाइन ही शो करते हैं, स्ट्रेट करके नीचे शो ही नहीं करते। क्योंकि हम ये पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हैं तो हमें हर चीज डिटेल में बतानी है। नहीं था वो जीरो से, लेकिन हमें बेसलाइन से शुरू करना है यहाँ से, तो हम ये शो करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं बुक्स में देखोगे वो शो नहीं करते, वो उनको लगता है आपको ये चीज अंडरस्टूड है कि नीचे जीरो भी होगा, ये बेसलाइन ही है जहाँ से 12500 स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बुक्स में ये चीज अंडरस्टूड मांगते हैं, लेकिन हम ये टॉपिक कर रहे हैं, हमें डिटेल में चीज बतानी है, तभी यहाँ पे ये चीज लिखी गई है। क्लियर है चीज? पक्का? चले आगे। चलिए, तो आप पेपर में ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे करोगे तो बेटर है चीज। चले आगे। चलिए, वैल्यूज कुछ भी डाल देना, 12, 13, बाकी चाहे सारी वैल्यूज ऐसी सेम डाल देना। बस यहाँ पे मतलब मैं बता देती हूँ, सारी वैल्यू चाहे आप ऐसी सी, मतलब अपनी मर्जी से डालना, बता रही हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मैं कहोगे ना मैं एग्जाम्पल ऐसा लाए हो, और यहाँ पे ये जिगजैग कर देना, ये सेम वाला फिगर यूज हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? चले चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज रेंज चार्ट। अगर हमने, अब देखो हमने ग्राफ की एक टाइप शुरू की है, कौन सी टाइप शुरू की है ग्राफ की? दैट इज, जल्दी से बताओ, लाइन ग्राफ, है ना, या फिर टाइम सीरीज ग्राफ, ये शुरू की है। इसमें आगे भी हैं दो तरह के, जैसे रेंज चार्ट और बैंड से रिलेटेड, दो ही चीजें इसमें, ध्यान से समझना। पहले रेंज चार्ट समझ लेते हैं, बहुत ईजी। रेंज चार्ट में क्या होता है, आप ये ड्रॉ करते हो, ठीक है, और ये ड्रॉ करते हो, जो इसके बीच की ये वैल्यूज होती है, जो कलर्ड है, इसको बोला जाता है रेंज। कि किसी का मैक्सिमा, किसी का मिनिमा, किसी का मैक्सिमा, किसी का मिनिमा, जो इनके बीच की डिस्टेंस है इन दो के बीच में, इसको रेंज बोला जाता है। ये एक डाटा बना है, पहले 20 पे था, फिर 44 गया, डाउन आया, ये एक डाटा के लिए बना, फिर ये अगले डाटा के लिए बना। जो दो डाटा के लिए, अलग अलग डाटा के लिए यहाँ बना, उनके बीच का जो गैप है, ये जो लाइन्स है, जो शेडिंग की हुई है, इसको रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। इट इज वेरी गुड मेथड ऑफ शोइंग द रेंज ऑफ वेरिएशन, दैट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कहता है ये बहुत अच्छा है, किस लिए? आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज दिखाने के लिए। रेंज ऑफ वेरिएशन मतलब कितना चेंज आता है, तो ये जो शेडिंग पार्ट है, ये चेंज ही दिखा रहा है, मैक्सिमम मिनिमा ही बता रहा है। यहाँ इसका मैक्सिमा है, यहाँ इसका मैक्सिमा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसकी कितनी वैल्यू है, ये चेंजेस बता रहे हैं। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन शोइंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी फॉर डिफरेंट पीरियड्स, द रेंज चार्ट वुड बी वेरी अप्रोप्रिएट। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिखाना चाहते हो कि इसका कितना चेंज आया था, ये मैक्सिमम था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टेम्परेचर, मतलब शेयर्स की रेट, ये सारी चीजें मैक्सिमम मिनिमा की फॉर्म में अगर चाहिए तो आपको रेंज चार्ट बनाने हैं, क्योंकि ये आपको डिफरेंस निकालने में हेल्प करता है। ये शेडिंग पार्ट आपको डिफरेंस बताता है। ये चीज क्लियर है? चलिए आगे। नाउ नेक्स्ट देखो, दैट इज बैंड ग्राफ्स। बैंड ग्राफ्स कैसे होते हैं मैं बता देती हूँ। ये बैंड ग्राफ के लिए फिगर है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मेरे को पिक्चर बहुत अच्छी लगी। फिगर पे बाद में आते हैं, पहले एग्जांपल से चीज अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखो बहुत ध्यान से चीज समझना। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कंजम्पशन की बात कर रही हूँ कि 2011 में, 12 में और 13 में कितनी कंजम्पशन हुई, व्हीट की कितनी हुई और राइस की कितनी। ठीक है, देख लेते हैं। लो जी, मान लो व्हीट की कितनी हुई, 12 ज्यादा ले ली ना, फिर हमें ग्राफ भी बनाने हैं। चलो थोड़ी वैल्यू लेते हैं। व्हीट की हमने ले ली 3, 4, 1, ठीक है, यहाँ पे ले लो 2, 3, 5, ये लैक्स में होगी। ठीक है, कि व्हीट की इतनी कंजम्पशन हुई। चलो अब ग्राफ बनाते हैं, बैंड ग्राफ बनाते हैं। ईयर लिखते हैं 2011, यहाँ पे 12, यहाँ पे लिखते हैं 13 और यहाँ पे वैल्यू 1, 2, 3, 7 तक लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजें समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हीट कितनी लगी पहले, 3, तो 3 पे मार्क कर लो 2011 में। फिर किस पे लगी, 4 पे कर ली। फिर किस पे लगी, 1 पे, 1 पे ये। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको मतलब लाइक काइंड ऑफ मैंने इसकी शेडिंग भी कर दी। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हीट के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे किसके बारे में बात करेंगे हम, आगे बात करेंगे राइस के बारे में। राइस कितना है, 2, तो ये 2011 में मैं 2 पे नहीं जाऊंगी। पहले कितना था व्हीट, 3, इसी के ऊपर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहले 3 था, अगर इससे ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, 2, तो अब मैं कहाँ जाऊंगी, 5 पे जाऊंगी। दिस इज कॉल्ड बैंड ग्राफ, कि जो पहले एक बार ड्रॉ हो गया उसी के ऊपर आगे ड्रॉ करना है। अगर मुझे 2 ऊपर चाहिए तो नीचे से 2 नहीं देखना,
पहले 3 पे था, उससे ऊपर 2 जाना है, 4 5। आगे देखो राइस अब कितने थे 3, पहले कितने थे 4, मतलब मैं 4 तक पहुंच चुकी हूँ, 3 ऊपर और जाना है, 5 6 7, तो मैं कहाँ जाऊंगी 7 तक। पहले कितना था 1 है ना, अब कितना है 5, मतलब 1 से 5 ऊपर जाऊंगी, 1 से ऊपर 5 जाऊंगी, कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 पे लगेगा, तो ये वाला इसका फॉर्मेशन होगा। वही यहाँ वही वहां पर वैसा ही बन रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे वैसे ही चीजें बन रखी। तो ये सारा किसका है, दैट इज ऑफ राइस का। तो इसी को बोला जाता है बैंड ग्राफ। एक कर्व के ऊपर दूसरी कर्व बनती है, ये कर्व थी उसी के ऊपर दूसरी कर्व बनी, यहाँ वैल्यू 1 थी, फिर यहाँ 3 होगी, ये नहीं इसकी 3 होगी, ये वाले पोर्शन की 2 वैल्यू रही होगी, तभी वो 1 से 3 पहुंचा है। फिर आगे ऐसे प्लस कर करके बढ़ते हैं, यहाँ वैल्यू कितनी थी 3 थी, लेकिन अगली मैंने कहा बनाई 5 थी 2, लेकिन उसी 3 के ऊपर आगे 2 जाना है, 5 एक के ऊपर एक प्लस करते करते ऊपर जाना है, इसको बोला जाता है बैंड ग्राफ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे व्हीट राइस, कुछ और भी ले लो, मैंने उसका भी बनाना था, फॉर एग्जांपल शुगर की ले लो, ठीक है, शुगर की मान लो होती 7, ठीक है, तो मैं अब कहाँ पे हूँ 3 + 2 5 पे हूँ ना, 5 के ऊपर और 7 जाऊंगी, तब जाके मुझे 12 पे जाके वो पॉइंट ड्रॉ करना है। तो जो भी आपका डाटा है एक के ऊपर एक आपने बनाना है, प्लस उनको ऐड करते हुए चलना है, 3 प्लस उसमें 2 ऐड करा 5 पहुंच गए, 4 उसमें 3 ऐड करा 7 पहुंच गए। ये होते हैं बैंड ग्राफ्स। क्लियर होगी चीज? अब आपकी बुक में जो भी होगा आपको वो भी समझ आएगा, प्लस जब पीपीटी देखोगे तो भी आपको अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। एक के ऊपर एक वैल्यूज ऐड करते, एक बार बनाया, जब दूसरे का ग्राफ बनाना है, मान लो 5 बनाना है, नीचे वाला 4 था उसी सेम ईयर पे, तो 4 + 5 आप 9 पे डॉट लगाओगे। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये बैंड ग्राफ्स आपको क्लियर हुए कि नहीं। आप थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। देखो क्या कह रही है, द बैंड ग्राफ शोज हाउ एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन द इंडिविजुअल आइटम्स कंप्राइजिंग द एग्रीगेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब आपको अलग अलग फॉर्म में चीजें दिखती है ना, जैसे आपने देखा अलग अलग बैंड्स बने हुए। क्या कह रहे हैं, द वेरियस कंपोनेंट पार्ट ऑफ द होल आर प्लॉटेड वन ओवर द अदर एंड द गैप्स बिटवीन द सक्सेसिव लाइंस आर फिल्ड बाय डिफरेंट शेड्स कलर। आप देखा एक के ऊपर रखते जा रहे हैं और उसके बीच का जो गैप है वो शेड्स या लाइनिंग से कवर कर रहे हैं। सो द चार्ट हैज द अपीयरेंस ऑफ सीरीज ऑफ बैंड, एक के ऊपर एक बैंड्स की तरह लगे। सच अ चार्ट इज स्पेशली यूजफुल इन डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट इनटू कंपोनेंट कॉस्ट। जब भी आपको तोड़ना होता है कॉस्ट को, तब आप ऐसे ये वाला डायग्राम यूज कर सकते हैं। टोटल सेल्स इनटू डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट और इंडिविजुअल सेल्समैन सेल्स, ये सारी चीजें दिखाने में बैंड ग्राफ जो है आपके काम आता है। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बस वैल्यूज को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे ये वाला मैंने मतलब शो कर दिया कि यहाँ पे 1 है, ये अगला कहाँ गया 3 तक गया, इसकी वैल्यू 3 नहीं थी, इसकी वैल्यू 2 थी, ये 1 + 2 इसलिए यहाँ ये 3 पहुंचा है। ऐसे ये बनते हैं, हर एक ईयर में वैल्यू ऐड होती है। मान लो यहाँ वैल्यू 5 थी, ठीक है, मान लो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, दैट इज 3, जितनी भी थी, इसके लिए भी 2 ऐड हुआ होगा। चले नेक्स्ट, बैंड ग्राफ्स क्लियर हो गए। इसी के साथ हमारा जो थी ग्राफ, दैट इज कौन से वाले, लाइन ग्राफ, वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इज ग्राफ्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इंटरवल्स की भी बात हो रही होगी। इंटरवल्स के लिए कैसे ग्राफ बनते हैं वो देखो, 0 से 10, 10 से 20, वो चीजें हम देख रहे होंगे। देखते हैं आगे, देखो क्या है, इसमें 4 तरह के होते हैं, दैट इज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, स्मूथ एंड फ्रीक्वेंसी कर्व एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सुपर इजी है, जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लो। सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे होता है ध्यान समझना, पहले फिगर देख लेते हैं। हिस्टोग्राम में क्या चीज होती है, ये ऐसे फॉर्म्ड होते हैं। आप कहोगे मैम ये तो बार डायग्राम ही लग रहा है, ये इसमें हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान समझना। पहली चीज, बार डायग्राम जो थे उसमें नीचे क्या लिखा होता था, पॉइंट्स लिखे होते थे। ये इंटरवल्स हैं कि 0 से 50 के बीच में वैल्यू कितनी है, यहां तक है। 50 से लेके 100 के बीच में वैल्यू कितनी है, इतनी है। 100 से 150 कितनी, इतनी है। जो बार डायग्राम्स थे वो 1 डायमेंशनल थे, सिर्फ लेंथ उसमें थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशनल। 0 से 10 लेना है, मतलब 0 से यहाँ पे 50 लेना है, नीचे इंटरवल कितना लेना है ये भी मायने रखता है। ये हिस्टोग्राम है, ये बार डायग्राम नहीं, ये कनेक्टेड फॉर्म में चलते हैं क्योंकि ये इंटरवल्स है। समझ आ रही चीज, वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी 0 से 50 के बीच में 6, इसलिए मैंने 0 से 50 के बीच में कहाँ तक लेगी, 6 तक लेगी, इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। क्लियर हो गई चीज, फटाफट से थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। हिस्टोग्राम क्या कहते हैं, देखो हिस्टोग्राम कहते हैं, मीनिंग ऑफ हिस्टोग्राम इज दैट इट इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द क्लास फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास फ्रीक्वेंसी शो करता है। यहाँ पे इंटरवल्स की बात हो रही होगी, किसमें,
में, हिस्टोग्राम के अंदर। आगे देखो, बाय वर्टिकल एडजेसेंट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, साथ साथ बन रहे हैं, स्पेस नहीं है उसमें, साथ साथ रेक्टेंगल्स बन रहे हैं और क्लास फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम द वेरिएबल इज ऑलवेज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। जब हम हिस्टोग्राम बना रहे होते हैं, वेरिएबल हमेशा कहां लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, ध्यान से देखो। एंड द फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग इट ऑन वाई एक्सिस, यहां पे क्या लेते हैं हम, सॉरी यहां पे क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और यहां पे हम क्या लेते हैं हमेशा, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब 0 से 10, 10 से 20, जितने भी इंटरवल है वो यहां लेंगे, और फ्रीक्वेंसी का लेंगे वाई एक्सिस के थ्रू लेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे हिस्टोग्राम के अंदर। ये चीज लिखी हुई है। आगे देखो, ईच क्लास इज देन रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स क्लास इंटरवल। हर एक जो क्लास है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डिस्टेंस से। मतलब जैसे हमने करा 0 से 50 के बीच में है, तो 0 से 50 के बीच में किया हो ना, तो जो भी हमारा क्लास इंटरवल है उसको नीचे हम डिस्टेंस से शो कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे शो किया था कि यहाँ पे 0 से 50 हमने डिस्टेंस लिया, 50 से 100 लिया, ये है तो इंटरवल्स, तो ये जो डिस्टेंस है नीचे वाले वो हम क्लास इंटरवल से शो कर रहे होंगे। आगे देखो, द डिस्टेंस फॉर ईच रेक्टेंगल ऑन एक्स एक्सिस शैल रिमेन द सेम इन केस द क्लास इंटरवल्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इफ दे आर डिफरेंट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल मे ऑल्सो वेरी। वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर तो इंटरवल सेम चल रहे हैं, मतलब सेम विड्थ के हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ चल रहे हैं 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, तो इनकी विड्थ क्या रह रही है, सेम रह रही है। 50-50 का बीच में गैप है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये इंटरवल सेम नहीं रहते तो हमारे रेक्टेंगल की विड्थ भी चेंज होगी, क्योंकि 0 से 50, 50 से 100 सेम विड्थ रह रही है 50 की, इसलिए सेम रेक्टेंगल दिख रहे हैं। लेकिन अगर डिफरेंट विड्थ है, मान लो एक इंटरवल 0 से 50 है, दूसरा 50 से 200 है, तो अगर हमारे क्लास इंटरवल्स का गैप भी डिफरेंट होगा तो रेक्टेंगल की विड्थ भी चेंज होगी। ज्यादा गैप है तो ज्यादा विड्थ हो जाएगी, कम गैप है तो कम। आगे आपको देखने को ये चीजें मिलेंगी। आगे देखो, लिमिटेशन क्या है, हिस्टोग्राम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस। अगर कोई हमें लास्ट वाला इंटरवल पता ही नहीं, किसी ने बोला 50 से 100, 100 से 150, किसी ने ऐसे बोला, और 150 एंड सो ऑन, मोर देन 150, अबव 150, अगर लास्ट वाला उसने बताया नहीं, बस अबव 150 लिख दिया, ये ओपन एंड हो जाता है। 50 से 100 बताया, ठीक है, दूसरा इंटरवल बताया 100 से 150, ठीक है, लेकिन 150 से अगला बताया नहीं, लिख दिया अबव 150, मतलब एंड वाली वैल्यू हमें पता ही नहीं, तो ओपन एंड क्लासेस में हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। अगर पूरे इंटरवल दिए हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, खत्म, दैट्स इट। लेकिन अगर ऐसे करते करते 15 से 20 के बाद लिख दिया अबव 20, वो ओपन एंड हो जाएगा, लास्ट वैल्यू बताई नहीं, उसमें हिस्टोग्राम नहीं बनते, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसमें, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम्स। पहले ही यही डिफरेंस है कि बार डायग्राम क्या है, वन डायमेंशनल है, एंड जो हिस्टोग्राम है उसमें लेंथ एंड विड्थ दोनों की वैल्यू होती है। यहाँ पे सिर्फ किसकी वैल्यू होती थी, लेंथ की, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बार डायग्राम इज वन डायमेंशनल, दैट इज ओनली द लेंथ ऑफ द बार, यही सब लिखा हुआ है। हिस्टोग्राम क्या है, टू डायमेंशनल, इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों काम आते हैं, इसलिए डिफरेंस है हिस्टोग्राम और बार में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम, देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा है, इन सच केस द हाइट्स ऑफ द रेक्टेंगल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वहां जाके इसको रोक देंगे। हाइट कितनी होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी। मान लो 0, ऐसे टेबल बना था कि 0 से 50 की वैल्यू 6 है, तो 0 से 50 को 6 पे जाके रोक दिया। अगर लिखा हुआ है कि 50 से 100 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे इसको 7 पे जाके रोक दिया। तो जो इसकी लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे चेंज होती है, जैसे काम करती है, वहां इसकी लेंथ जाके रुक जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम व्हेन इंटरवल्स आर अनइक्वल। पहले हमने देखो क्या किया, पहले इक्वल इंटरवल्स थे। देखो 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, बिल्कुल 50-50 का गैप चल रहा है, बिल्कुल इक्वल डिफरेंट पे, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल गैप पे चल रहे हैं, तो कहते हैं इक्वल इंटरवल्स पे चल रहे थे, ऐसे बनते हैं हिस्टोग्राम। लेकिन अगर इक्वल नहीं होते तो फिर कैसे करना है, अभी बताती हूँ। पहले हम यहाँ पे चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है ना इक्वल। देखो 110 से 15, 115 से 120, 120 से 125, ऐसे ये देखो यहाँ पे कितने का गैप है, 5 का, यहाँ पे भी 5 का, 5 का, ये कितने का 5, यहाँ पे 10 का, 20 का, यहाँ पे भी 20 का। गैप डिफरेंट हो रहे हैं, पहले 5-5 का गैप था, फिर 10-15 का हो गया। इनके कैसे बनेंगे हिस्टोग्राम, बहुत सिंपल है। सबसे छोटा गैप कितना है, 5, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 वालों को कुछ नहीं कहना, इसका गैप कितना है, 10। ये कैसे बना होगा 10, 5 into 2 करके।
क्या एक्स्ट्रा इसमें 2, इसकी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 6। हम इस वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। आगे देखो 140 से 60 डिफरेंस कितना है 20 का। 20 कैसे बना होगा 5 × 4 से। 5 तो मुझे चाहिए, सब में 5 है, 4 एक्स्ट्रा है तो इसको भी 4 से करेंगे, आंसर कितना आएगा 3। 12/4 3 होता है। इसमें भी 20 का गैप है, ये क्या है 5 × 4, इसको 4 एक्स्ट्रा है 4 से करेंगे, आंसर कितना आएगा 2। तो पहले सबसे छोटे वाला गैप देखो, वो छोटे वाला गैप कितना था 5 था, वो चीज ओके है, गैप छोटे वाला 5 है, ठीक है। आगे क्या, बाकी जो गैप है बड़े वाले उनको 5 के टर्म में लिखो। जैसे मैंने इसको 10 को 5 × 2 लिखा, तो जो एक्स्ट्रा नंबर होता है 5 के अलावा उसकी फ्रीक्वेंसी को उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 4 एक्स्ट्रा था तो फ्रीक्वेंसी को 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 4 एक्स्ट्रा था, फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया, ये बन गया। अब आप इसका ऐसे बनाओगे, ध्यान से समझो, 110 115 हम ऐसे लिखेंगे 15, यहाँ पे 20 25, यहाँ पे 30 35, यहाँ पे 40 45, कहाँ तक जाना है 80 तक, यहाँ पे 150 160 150, यहाँ पे दोबारा सारे लिख लिए ताकि सारे आ जाए, ठीक है। 110 से 15 में कितना है 7, तो यहाँ पे हम कहाँ तक जाना है, यहाँ पे वैल्यूज लिख लो, ठीक है। मान लो यहाँ 7 तक गए, ये मेरी 7 वैल्यू सपोज, तो ये 7। 100 से 120 तक कितना है 19, मान लो यहाँ कहीं 19 है, ठीक है। अभी मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, प्रॉपर बनाना। फिर 120 से 125 कितना है 27, कहीं यहीं पे 27 होगा। फिर उसके बाद 125 से 130 15, तो 15 तो नीचे ही रहा होगा कहीं, ये लो यहीं पे बना दिया मैंने, ठीक है। आगे देखो 130 से 140 कितनी है, फिर 140 से 160 कितना है, ठीक है। फिर 160 से 180 कितना है आपके पास, दैट। सो इस तरह से हम बना सकते हैं हिस्टोग्राम अनइक्वल इंटरवल्स के लिए पहले, लेकिन फ्रीक्वेंसी की ये चेंजेस लाने पड़ते हैं। जो मैंने आपको ये सारा प्रोसीजर कराया, मतलब बताया, ये सारा यही लैंग्वेज में यहाँ लिखा है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से एक बार पढ़ के लिख सकते हो। मैंने सब आपको यही बताया जो यहाँ लिखा है। तो वो ये लिखा है कि फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी एडजस्टेड, की फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ता है एडजस्ट करना पड़ता है पहले, उसका हिस्टोग्राम बनाने से पहले, अगर अनइक्वल इंटरवल्स हैं तो, ठीक है। आगे क्या लिखा देखो, क्लास विच हैज द लोएस्ट क्लास इंटरवल, उसके अकॉर्डिंग बाकी सबको एडजस्ट करेंगे, यही सब लिखा है। अगर उसके ट्वाइस है, मतलब 10 था, ध्यान समझना, वो क्या था 10, मुझे क्या चाहिए था 5, तो इसका क्या हुआ ट्वाइस हुआ ना, जो मुझे चाहिए था 5 दिया क्या होता 10, ये इसका क्या था ट्वाइस, हमने इसको लिखा था 5 × 2, ये 2 एक्स्ट्रा था, हमने फ्रीक्वेंसी को क्या किया डिवाइड बाय 2। तो अगर ट्वाइस है तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी को किससे 2 से। ये सारी चीजें ही मैंने आपको बताई हैं, बाकी आराम से डिटेल में चीजें देखना, अच्छे से समझ आएंगी, ये वही थ्योरी लिखी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ पे हिस्टोग्राम हो जाता है खत्म। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सुपर इजी, ध्यान से चीजें समझना। पहले हम ये थ्योरी नहीं पढ़ते, पहले चलते हैं हम, दैट इज ग्राफ कैसा बनता है इसका। ग्राफ के लिए पहले क्या करना पड़ता है, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाया जाता है। देखो हिस्टोग्राम्स बना ली, फिर हिस्टोग्राम्स के जो मिड पॉइंट है उनको पॉइंट लगाओ, यहाँ पे ये पॉइंट्स लगाए हुए हैं, मतलब ये इनके क्या है मिड पॉइंट्स है। फिर इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते जो हमारी लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम, फिर उसके मिड पॉइंट्स, पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। थ्योरी में क्या लिखा है, थ्योरी क्या कहते हैं ध्यान समझना, कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्राफ है जिसमें फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसीज दी गई है उसके अकॉर्डिंग मार्क लग रहे हैं। देयर आर 2 वेज इन विच अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मे बी कंस्ट्रक्टेड। 2 वेज है जिससे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। पहला वही कि हम हिस्टोग्राम बनाए और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें। वी मे ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है, एंड ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन। फिर उनको किससे ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। आगे देखो द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपर हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द ईच रेक्टेंगल। मिड पॉइंट्स कहां देखे जाते हैं, ये अपर साइड के ऊपर। आगे देखो द फिगर फॉर्म्ड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो फिगर बनती है उसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहा जाता है। हाउएवर इट इज प्रेफर्ड टू क्लोज बोथ द एंड्स ऑफ द पॉलीगन बाय एक्सटेंडिंग देम टू बेसलाइन। हाउएवर क्या प्रेफर किया जाता है कि जो फिगर है वो क्लोज्ड बने। कैसे बने, जो भी हम मिड पॉइंट ज्वाइन किए जाते हैं इनको एक्सटेंड कर दिया जाता है। इस फिगर में नहीं है बट करना होता है, बुक्स में देखोगे लाइन एक्सटेंड करके फिगर को क्लोज बनाया जाता है। तो जब हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो और ऐसे आप एक्सटेंड करके ये बनाते हो, ये हमारा क्या बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये तो एक तरीका है कि हिस्टोग्राम बनाओ, मिड पॉइंट्स, फिर उनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। सेकेंड वे क्या है, सेकेंडली अनदर मेथड
of constructing frequency polygon is to take the midpoints of the various class intervals and then prove the frequency corresponding to each point end to end। यहाँ पे प्रूव नहीं आएगा, वो कह रहे हैं कि या तो पहले हिस्टोग्राम बनाओ, मिड पॉइंट ज्वाइन करो, वो फर्स्ट था। सेकंड में क्या कह रहे हैं, हिस्टोग्राम मत बनाओ, पहले ही जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आप पहले ही मिड पॉइंट पे डॉट लगाओ। मेरी बात ध्यान समझो, जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या थी, वैल्यू यहाँ पे थी 0 से लेके 10 के बीच में, ठीक है, तो आपने 0 10 पे नहीं, उसके सेंटर में वैल्यू मार्क करनी। हिस्टोग्राम मत बनाओ, 10 से 20 के बीच में वैल्यू कितनी थी 20, तो आप इसके सेंटर में यहाँ पे वैल्यू लगाओ। तो बिना हिस्टोग्राम बनाए भी उसके सेंटर में पॉइंट लगा दो तो भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। यही यहाँ लिखा हो, देखो, the various class intervals and then the frequency corresponding to each point end to end join all points by straight line. In this method the construction of histogram is not required। construction required ही नहीं है, पहले ही जो पॉइंट लगाना है आपने 0 से 10 में जो दिया हुआ है, पॉइंट आप सेंटर में लगाओ। 10 से 20 में दिया हुआ है तो पॉइंट 10 से 20 के सेंटर में जाके ऊपर लगाओ। ऐसे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो बिना हिस्टोग्राम का यूज किए हुए। ये चीज क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास पिक्चर आ गई, मतलब हमारे पास ये फॉर्मेशन है और यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, एक्सटेंड कर दोगे। चलते हैं आगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केल्स ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सब आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में 2-3 चीजें। पहली, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द वैल्यू ऑफ मोड कैन बी इजीली कैलकुलेटेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पॉलीगन। आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से मोड कैलकुलेट कर सकते हो, पूरा फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं बता देती हूँ। जो भी इसका टॉप होता है ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। जैसे यहाँ पे Z क्या लिखा हुआ है 46.67, जहां ये टॉप मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे लाइन नीचे ले आओ, जिस एक्स एक्सिस की वैल्यू को ये टच करती है वो मोड की वैल्यू होती है। तो हम यहां से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से मोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स हैव अ स्पेशल एडवांटेज ओवर द हिस्टोग्राम। कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है इसकी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है हिस्टोग्राम से ज्यादा, मतलब हिस्टोग्राम ज्यादा अच्छा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कैसे, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स as several distributions may be plotted on the same axis thereby making certain comparisons possible। अगर आपको अलग अलग यहाँ पे लाइंस बनानी है, आप एक ही ग्राफ के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम आप एक ग्राफ के ऊपर नहीं बना सकते। आपको कंपैरिजन के लिए, देखने के लिए उसे अलग अलग बनाना पड़ेगा। एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हिस्टोग्राम नहीं बन सकते एक से ज्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन सकते हैं। देखो क्या लिखा है, thereby making certain comparison possible to compare histogram we must have separate graph for each because of this limitation purpose is making a graph comparison of frequency distribution frequency polygons are preferred। तो जब कंपैरिजन की बात होती है हिस्टोग्राम के लिए अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक पे ही बन जाता है, तो ये ज्यादा प्रेफर्ड होता है। ये 2 नोट है, एक तो ये मोड में हेल्प करता है और एक ये हिस्टोग्राम से अच्छा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। नेक्स्ट है स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। ये क्या होती है, पहले हम देखेंगे इसका ग्राफ, फिर हम चलेंगे थ्योरी पे। अगर यही मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सेम पिक्चर है, जो सेम ग्राफ है जो आपने अभी देखा है। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे इससे स्मूथ बनाना है तो मैं क्या करूंगी, बिल्कुल फ्री हैंड चलूंगी, बिल्कुल कहीं पे भी कर्व नहीं लेनी, कहीं पे भी कुछ नहीं लेना। अगर यही फिगर पे बिल्कुल फ्री हैंड में कर्व बनाऊं तो ये स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला ही जो आपके पास ग्राफ था वो पहले बनाओ, फिर उसके बाद इस पे एक फ्री हैंड स्मूथ सी ऐसे कर्व बना दो, ये स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। अब हमने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम के साथ भी बन सकता है और हिस्टोग्राम के बिना भी बन सकता है, दोनों वे सीखे थे। लेकिन जो स्मूथ वाला है वो तभी बन सकता है जब हिस्टोग्राम बनाए। अगर हिस्टोग्राम होगा नहीं तो हमें ये स्मूथ बनाने में कितना इधर स्मूथ बना सकते हैं, कितनी कर्व छोड़ सकते हैं, कितना हम सीरियसली ले, ये हमें नहीं पता लग गया। मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो ये हिस्टोग्राम्स नहीं होते तो मुझे नहीं पता ना मैं कितनी इसको स्मूथ बना सकती हूँ। हिस्टोग्राम्स हैं तो मुझे पता है मेरी कितनी लिमिट है फ्री हैंड की, कितना मैं इसको स्मूथ बना सकती हूँ। तो ये हमें हिस्टोग्राम स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं कर्व को। तो जब भी स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व हो तो आपको पहले हिस्टोग्राम बनाना है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, बिना हिस्टोग्राम के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स नहीं बनाने। देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी ड्रॉन थ्रू द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द पॉलीगन। द कर्व इज ड्रॉन फ्री हैंड इन सच अ मैनर दैट द एरिया इंक्लूडेड अंडर दिस कर्व इज
अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द वैल्यू ऑफ द पॉलीगन। कहते हैं अगर आप वो बनाते हो दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या स्मूथ वाला बनाते हो, जो उसके अंदर एरिया है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो स्मूथ वाली है वो कैसे बनती है, वो फ्री हैंड बनती है। द कर्व शुड बी लुक एज रेगुलर एज पॉसिबल एंड ऑल द सडन टर्न्स शुड बी अवॉइडेड। आपने ऐसे ऐसे जो टर्न्स हैं वो अवॉइड करने और बिल्कुल रेगुलर सी कर्व बनानी है। द पॉलीगन कैन बी कंस्ट्रक्टेड इवन विदाउट फर्स्ट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। ये सब वही लिखा है कि जो पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, वो बिना हिस्टोग्राम बनाए बन सकता है, लेकिन ये जो हमारा स्मूथ वाला है बिना हिस्टोग्राम बनाए नहीं बन सकता। देखो, बट द स्मूथिंग ऑफ द पॉलीगन कैन नॉट बी डन प्रॉपर्ली विदाउट अ हिस्टोग्राम। दिस कर्व शुड बिगिन एंड एंड एट द बेसलाइन एंड एज अ जनरल रूल इट मे बी एक्सटेंडेड to the midpoints of the class interval just outside the histogram। सेम सब कुछ है कि यही नहीं छोड़ना, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, हिस्टोग्राम के बिना नहीं बन सकता। प्रॉपर स्मूथ के लिए आपको पहले हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फिर उसको स्मूथ बनाना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में ये बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, पहले आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे, पहले क्या बनाओगे हिस्टोग्राम, फिर क्या बनाओगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और फिर उसको स्मूथ सा करके ऐसे बनाओगे। ये सारे पॉइंट्स आपने जहां पे इसने ऐसे ऐसे शेप ले रखी है वहां पे उसको नॉर्मल ऐसी बना देनी। ये चीज क्लियर है। चलिए आगे, यहीं पर खत्म होता है स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है क्यूमुलेटिव का मतलब, जब हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब जब हम फ्रीक्वेंसीज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर एडेड दे आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। These frequencies are then listed in a table called the cumulative frequency table। जब ऐड की हुई फ्रीक्वेंसीज को टेबल में लिखा जाता है उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना, वो ऐड की हुई फ्रीक्वेंसीज को टेबल में डाल दो, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। नेक्स्ट देखो, द ग्राफ ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही इन्हीं सारी वैल्यू से अगर ग्राफ बनता है उसको बोला जाता है कर्व। टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, इसके दो मेथड है कंस्ट्रक्शन के, एक है लेस देन मेथड, एक है मोर देन मेथड। सुपर इजी, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे समझ आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इंपॉर्टेंट है, जब फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया जाता है वहां से क्यूमुलेटिव वर्ड है। अब देखते हैं ध्यान से, ये पढ़ेंगे दो चीजें, पहले समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। देखो बहुत इजी है, यहाँ पे मेरे पास बने हुए हैं टेबल 0 से 27, 20 से 40, 12, 40 से 60 सारी डाटा दिया हुआ है। मैं इसे लेस देन में कन्वर्ट करने वाली हूँ और मैं फिर इसको मोर देन में भी कन्वर्ट करूंगी। ध्यान समझना, लेस देन के लिए क्या करते हैं, आप 0 से 20 है तो क्या लिखोगे, लेस देन 20, 20 से 40 तो लेस देन 40, 40 से 60 तो लेस देन 60, 60 से 80 लेस देन 80। यहाँ पे सेम ऐसे लिखना। अब इसमें फ्रीक्वेंसीज क्या करते हैं, जब हमारे पास लेस देन में कन्वर्ट करना होता है हम इस ऊपर वाली को सेम रखते हैं 7, फिर नेक्स्ट के लिए 12 + 7 19, यहाँ पे इसको ऐड करके क्या बनेगा 32, इसको ऐड करके क्या बनेगा 40, ऐसे करके हम ऐड करके यहाँ पहुंच जाएंगे। जब लेस देन बना रहे होते हैं ऊपर वाला सेम रखते हैं और आगे ऐड करते जाते हैं, हम इस क्लास इंटरवल से लेस देन वाले में पहुंच जाते हैं। ये चीज क्लियर है। अब इसको बनाते कैसे ध्यान समझना, फिर मोर देन वाला समझाती हूँ। लेस देन वाला पहले ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ वैल्यूज क्या है 20, 40, 60, 80, 100 ऐसी वैल्यूज आ रही होंगी, है ना। तो मैं किससे स्टार्ट कर देती हूँ, मैं स्टार्ट कर देती हूँ 20, 40, 60, 80 और यहाँ पे 100। यहाँ वैल्यूज कैसी है, दैट इज 50, 40 ऐसी वैल्यूज है। तो यहाँ पे मैं 10 का गैप ले लेती हूँ, 10 आ जाएगा, 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे हमेशा क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल। 20 के सामने क्या है 7, तो 20 के लिए 7 हम यहाँ पे मार्क कर दें, जल्दी से देखो बहुत इजी है। 20 के लिए 7 यहाँ होगा। आगे देखो 40 के आगे क्या है 19, तो 40 के आगे 19 मतलब यहाँ कहीं होगा। नेक्स्ट देखो 60 के आगे 32, तो 60 ये रहा, 32 मेरा यहाँ कहीं होगा। आगे देखो 80 के आगे 40, तो 80 है तो 40 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। आगे क्या है 100, उसके सामने 50, तो 100 के सामने क्या कर देंगे 50 कर देंगे और हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे।
ठीक है। इसकी कर्व हमेशा क्या बनती है, राइजिंग बनती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, जो हमारे पास लेस देन वाली होती है। लेस देन वाली समझ आ गई, पक्का। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली, मोर देन की। लेस देन मोर देन एक ही हम ग्राफ पे बना रहे होंगे, ध्यान से। अब मैंने क्या किया, मैंने इससे बनाना था मोर देन, तो सबसे इंटेलिजेंट क्या काम किया हमने, इसको उल्टा करके लिख दिया। 0 से 20 लास्ट में लिखा, 20 से 40 सेकंड लास्ट, मतलब हम उल्टी सीरीज लिखना शुरू करते हैं। मैंने जब टेबल बना रही हूं मोर देन के लिए, तो मैंने जो लिखना शुरू किया वो 80 से 100 से लिखना शुरू किया, उल्टा लिखना शुरू किया। 80 से 100 सबसे नीचे था ना, यहाँ पे 60 से 80, 40 से 60, 20 से 40, 0 से 20। ये जो फ्रीक्वेंसीज है इन्हें भी उल्टा करना है। 0 से 20 के सामने 7 था, तो 0 से 20 के सामने 7 ही लिखना है, ये नहीं इसको उल्टा कर दिया, फ्रीक्वेंसी एज इट इज नोट कर ली। 20 से 40 के सामने 12 था, 20 से 40 के सामने आपने 12 ही लिख दिया। ये मेरा टेबल तैयार हो गया, सेम डाटा है, लेकिन अगर मोर देन करना हो तो सबसे बड़े वाला जो क्लास इंटरवल है, जो क्लास है, वो ऊपर रखते हैं। आप देखो मोर देन क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज 80, मोर देन 60, मोर देन 40, मोर देन 20, मोर देन 0, ये सारी वैल्यूज आएंगी। अब ऊपर वाली फिक्स रखेंगे, रख दी। नेक्स्ट वाली ऐड करके 18 आ जाएगा, 13 + 8, ये सारी वैल्यू जैसे आएंगी। आप देखो यहाँ पे क्या आ गया 18, फिर 18 में 13 ऐड करोगे, दैट विल बी 31, जो आंसर आएगा ऐड करते जाओगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसको इसमें ऐड करोगे, सारा ऐसे ही बनेगा। जब लेस देन था तो भी ऊपर वाला सेम रखा था, फिर आगे ऐसे ऐड करते गए। मोर देन है तो भी ऊपर वाला सेम रखना है, लेकिन पहले टेबल को उल्टा कर लो। अब 0 से 20 नहीं शुरू करना, 80 से 100, 60 से 80, सबसे बड़ी वाली क्लास ऊपर लिखते हैं जब मोर देन का टेबल बनाना हो। ये चीज क्लियर है। अब चलते हैं, अब इसका भी बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यूज है, मोर देन 80 पे कितनी है 10, तो 80 पे आप कितनी वैल्यू बनाओगे, 80 पे कितनी बनाओगे 10 बनाओगे। मोर देन 60 पे कितनी है 18, तो आप 60 पे कितनी बनाओगे 18 वैल्यू, वो होगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखो मोर देन 40 पे कितने 31, 40 पे वैल्यू बना लो आप 31, वो होगी यहाँ पे। मोर देन 20 पे कितनी है 43, तो मोर देन 20 पे 40, 20 पे बना दो 43। मोर देन 0 पे 50, तो 0 यहाँ होगा, वहां क्या कर दो 50 पे कर दो, और इन सब को क्या कर दो ज्वाइन, ये बन गया। ये मेरा क्या है मोर देन वाला कहाँ जाता है नीचे जाता है, और जो हमारा लेस देन वाला होता है वो क्या होता है राइजिंग होता है, ये डाउन की तरफ जाता है। ये हो जाएगी, हो गई फिर क्लियर होगी चीज। बहुत सिंपल बना सकते हो, बस टेबल्स में थोड़ा सा देखो सेम रूल लगता है, ऊपर वाला सेम रखते हैं। 7 मैंने सेम रखा, ये रहा 7 + 12 19 आ गया। अब 19 से अगला क्या होगा 19 + 13 32, अगला चाहिए 32 में अगला ऐड करो 8, दैट विल बी 40, 40 में अगला ऐड करो 10, दैट विल बी 50। नीचे हमेशा वो सम आना चाहिए जो इनका सम होता है। सम कितना था 50 था। अगर सम आप लिख रहे हो तो आप ठीक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी लास्ट वाली वैल्यू लेस देन में यहाँ पे सम आ रहा है फ्रीक्वेंसीज का, इसका मतलब आपने ये सारे सही कैलकुलेट किया है। इसमें भी लास्ट वाली वैल्यू सम आएगा, लेकिन मोर देन के केस में इसको उल्टा कर लेना, बड़ी क्लास ऊपर लिख लेना, ऊपर वाला सेम रहेगा, फिर इसमें ऐड होगा, ऐसे आप बना सकते हो। अब एक चीज और, जहां पर ये दोनों मैच करते हैं वहां पे ये मीडियन दे देता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या देता था मोड देता था। जहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कर्व मैच करते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमें मीडियन दे देते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। ये लिखा जाता है कि कौन सी लेस देन है मोर देन है, ये आपकी कौन सी है लेस देन, ये कौन सी है मोर देन है, ऐसे बनते हैं ये चीज, ठीक है। ये यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द लेस देन मेथड वी स्टार्ट विद द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। क्यों, देखो अपर लिमिट से ही शुरू हुए थे। यहाँ पे क्या लिखा था लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, अपर लिमिट से यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था एंड गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करते गए। सबसे ऊपर वाली सेम लिखी, उसमें ऐड किया, उसमें ऐड किया। आगे देखो व्हेन दीज फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड वी गेट आर राइजिंग कर्व। जब हमने फ्रीक्वेंसी प्लॉट की हमें राइजिंग कर्व मिल गई। इन द मोर देन मेथड वी स्टार्ट विद लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट से स्टार्ट हुए हम। ये कितना था 80 से क्या था 100, तो मैं लोअर लिमिट 80 लिखा, लोअर लिमिट यहाँ पे 60 लिखा। यहाँ पे किससे स्टार्ट होते हैं लोअर लिमिट से स्टार्ट होते हैं। आगे देखो एंड फ्रॉम द टोटल फ्रीक्वेंसीज वी सबट्रैक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। अब देखो यहाँ पे लिखा है सबट्रैक्ट करते हैं, एक्चुअली में सबट्रैक्ट ही होता है, लेकिन क्योंकि मैंने सीरीज उल्टी कर दी, देखो उल्टा कर दिया ना इसको, यहाँ पे था 0 से 20, लेकिन मैंने क्या किया 80 से 100। सीरीज उल्टी करने से हमें सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, हम ऐड ही कर रहे हैं। बात समझ आइए। तो लिखने में तो यही जाएगा कि हमने क्या करना है
है सब्ट्रैक्ट, लेकिन हम फॉलो वही करेंगे जो मैंने सिखाया है, सीरीज उल्टी करके फिर करो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, लिखने में ही जाएगा कि टोटल फ्रीक्वेंसी में से सब्ट्रैक्ट होता है। व्हेन दीज फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड वी गेट अ डिक्लाइनिंग कर्व। जब ये वाली फ्रीक्वेंसी प्लॉट होती है हमें डिक्लाइनिंग कर्व मिलता है। लिखने में आप ऐसे लिखोगे सब्ट्रैक्शन वाला, लेकिन अगर सीरीज उल्टी करके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही सेम बनेगा। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो भी यही सेम बनेगा। सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसीजर हमने करा ही नहीं, हमने कहा सीरीज उल्टी कर दो ये वाली, हमें सेम बस प्लस ही करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर, वो सिर्फ लिखने के लिए, अप्लाई में आपने प्लस ही करना है। एक बार दोबारा बता रही हूँ, पहले सबसे ऊपर वाली एज इट इज नोट करते हैं। अगली कैसे होगी ध्यान से देखना, इनको ऐड करके 10 + 8 18, अगली क्या होगी 18 + 13 31, अगली 13 + 12 43, 43 + 7 50, लास्ट वही होनी चाहिए जो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसी के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी के साथ हमारा जितना चैप्टर था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंप्लीट हो जाता है। पर मैंने आपको कहा था मैं एंड में एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी जो आपको डायग्राम के बारे में पूरा बताएगा, चार्ट के बारे में। वो देखो, सबसे पहले हमने चार्ट किया, ध्यान से समझना, उसमें दो पोर्शन थे। कौन से दो पोर्शन थे, एक डायग्राम था, राइट, साथ साथ बोलो, और दूसरा कौन सा था मेरे पास, दैट इज ग्राफ। ठीक है, डायग्राम में कितनी चीजें थी, 3 चीजें थी, बिल्कुल। कौन से, 1D 2D और पिक्टोग्राम्स। ठीक है, और क्या थे हमारे पास, कार्टोग्राम्स। थोड़े शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, 1D में कितने थे, 6 थे, जिसमें क्या क्या आ रहा था, सिंपल बार डायग्राम, डेविएशन वाला, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, वो आप लिखोगे, ये बना लिया ना, 4 चीजें याद रहेंगी। फिर 2D में क्या था, रेक्टेंगल था मेरे पास, स्क्वायर था, सर्कल था, सर्कल में पाए डायग्राम भी था मेरे पास। ठीक है, ये मेरा डायग्राम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा और नहीं था। ग्राफ में आओ, ग्राफ में 2 चीजें थी, एक मेरे पास लाइन ग्राफ थे, ठीक है ना, और एक मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी। क्या थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन ग्राफ के अंदर 2 चीजें थी, एक मेरे पास था रेंज वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, बैंड ग्राफ। ये 2 ग्राफ मेरे पास थे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 4 थे, दैट इज हिस्टोग्राम किया एक हमने, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किया, ठीक है, और एक कौन सा किया, दैट इज हमने किया था स्मूथ वाला, स्मूथ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और अभी क्या है, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये हमने पूरा चार्ट के अंदर किया। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स टिप्स पे आ गए कि ऐसे ऐसे हमने चीज करी है तो खत्म है चार्ट। यही सब चीजें इसमें करी है, एक्सप्लेनेशन हमें आती है, चीजें समझ आ चुकी हैं, और ये समझ आ चुके हैं किसमें क्या करना है, बस बहुत है, यही तो चार्ट में करना था। आई होप आपको ये चैप्टर से समझ आया है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। जो भी आपको नया चैप्टर चाहिए होता है कि आपको लगता है ये एग्जाम में आने वाला और ये चैनल पे नहीं है, जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पे होते हैं उसमें नीचे जाके कमेंट कर दो, वो चैप्टर कंसीडर होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.